प्रीलिम्स 2023 का पेपर यूपीएससी की हिस्ट्री में सबसे टफेस्ट पेपर माना जाता है। एंड अगर आप इस वाले पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो, तो बिलीव मी 2025, 26, 27 और एंड सो ऑन योर एवरी प्रीलिम्स विल बी सॉर्टेड। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो बिफोर स्टार्टिंग कुछ डिस्क्लेमर है जो मैं आपको पहले देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में ना तुम ये मत समझना कि मैं कुछ शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ या ऐसा कुछ। ठीक है, हर कुछ बहुत ही लॉजिकल होगा, तो इसलिए कमेंट में ये सब हाइंडसाइट लॉजिक है और ये सारी चीज़ें लिखने से पहले 500 बारी सोच लेना। ठीक है, क्योंकि जो भी यहाँ डिस्कशन होगा बहुत ही फैक्ट पे होगा और बहुत ही लॉजिक पे होगा। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग कि नॉलेज और लॉजिक प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। नॉलेज नहीं है, लॉजिक है, तो एग्ज़ाम नहीं क्लियर होने वाला है। नॉलेज है और लॉजिक नहीं है तो भी एग्ज़ाम नहीं क्लियर होने वाला है। दोनों का होना इम्पॉर्टेंट है। अब नॉलेज कहाँ से होगा? तो नॉलेज आपको स्टैटिक से थरो होना चाहिए। जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ये सारी चीज़ों से बिल्कुल थरो रहना है। ठीक है, और लॉजिक कहाँ से डेवलप होगा? तो ये डेवलप होता है पीवाईक्यू से, मॉक से नहीं। कहाँ से? पीवाईक्यू से डेवलप होता है। ठीक है, अब देखो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मैं एग्जांपल बताता हूँ एक। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल गिविंग राइज टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड। ठीक है, कि कौन सा ऐसा है जो लाइक सी लेवल जो है रिपीटेड लाइक कम होता रह रहा है, उसके वजह से क्या वहाँ मार्शलैंड डेवलप हो गया है। ठीक है, द ऑप्शन इज क्या? भितरकनिका, माराकनम, नौपदा और रण ऑफ कच्छ। ठीक है, अब इसमें क्या आंसर है? मान के चलो तुमको इसका आंसर नहीं पता है, यू हैव ज़ीरो नॉलेज, तो फिर सेकंड थिंग क्या आता है? अपना लॉजिक। सेकंड हमेशा दूसरे नंबर पे आता है लॉजिक, नॉलेज हमेशा प्रायोरिटी है। तो जीरो नॉलेज। अब चेक करते हैं लॉजिक। तो लॉजिक अभी इससे नहीं समझ आ रहा है, एक बार हम हिंदी देखते हैं, चलो आ जाओ। ठीक है, इसकी हिंदी रही है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र स्तर के पुनरावृत्ति गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है जिससे वर्तमान समय की सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है? ठीक है, एंड रण ऑफ कच्छ इज द आंसर। ठीक है, देखो क्वेश्चन में ही आंसर गिवन है। ठीक है, यहाँ पे अगर तुमको नहीं भी पता होता तो तुम्हारा 2 मार्क्स इन है विद लॉजिक थिंक। अगर तुमने लॉजिक थिंकिंग डेवलप करी, रैशनल थिंकिंग डेवलप करी और वहाँ से तुम ये 2 मार्क्स उठा ले गए। इस तरीके से ही होता है। तुम अब ये सारी चीज़ें हर लोग नहीं पढ़ के जाएंगे। तुमने देखो माराकन्नम सॉल्ट पैंस के बारे में कितने लोग जानते हैं? यहाँ पे कितने ही लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब देखो ये क्वेश्चन, कामाराजार पोर्ट फर्स्ट पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। ठीक है, मुद्रा पोर्ट लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया, विशाखापत्तनम पोर्ट लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। ठीक है, अब स्टार्ट कैसे करोगे? पहले तो हम हाईलाइट करते हैं कीवर्ड। ठीक है, मैं उस तरीके से करूँगा जैसे मैंने अपने एग्जामिनेशन हॉल में किया था, मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं कैसे करता। ठीक है, सो कामाराजार पोर्ट फर्स्ट मेजर पोर्ट, तो फर्स्ट को पहले मैं हाईलाइट करूँगा भाई कि यहाँ पे दिया हुआ है, फैक्ट दिया हुआ है कि पहला मेजर पोर्ट है। चलो ठीक है, हो सकता है, नहीं हो सकता है। मुद्रा पोर्ट लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट। ठीक है, विशाखापत्तनम लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। अब लार्जेस्ट ठीक है, मेरे को इतना पता है कि इस दोनों में कोई एक ही सही होगा। ठीक है, आई एम श्योर। क्यों? क्योंकि सिमिलर है। और देखो यूपीएससी का ये पैटर्न रहा है कि जब सिमिलर स्टेटमेंट्स होते हैं तो एक स्टेटमेंट वो गलत करेगा ही करेगा। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। ठीक है, ये मैं एग्जाम में सोच रहा हूँ, अब आई डोंट नो अबाउट द आंसर। ठीक है, तो इतना मेरे को पता चल चुका है कि इसमें से एक ही सही है कोई। तो यहाँ क्या आता है? लॉजिक। हमने लॉजिक से ये तो पता कर लिया एक ही सही है, क्योंकि पेयर वाले क्वेश्चन में तो मेरे को सिर्फ 2 पेयर बताने, ये नहीं बताने कौन कौन सा सही है। एक ही सही है, मैंने ये तो पता लग गया, तो नन ऑफ द तो नहीं होने वाला। ठीक है, और इसमें से अगर कोई एक सही है तो ऑल 3 भी नहीं होगा। ठीक है, अब या तो ओनली 2 है तो ओनली 1 पेयर होगा। अब देखो कामाराजार पोर्ट जो है वो न्यूज़ में रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये न्यूज़ में था 2022-23 में। ठीक है, मैं पोर्ट्स के लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाना और पोर्ट्स के जो लिस्ट है वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इवन ये वाला पेपर भी मैं आपको दे दूंगा विद एनालिसिस एंड ऑल। ठीक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, बट अभी यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा, सिर्फ डाउनलोड करके रख भी लो तो बिना ये वीडियो देखे नहीं समझेगा, तो समझो। तो फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, ये मेरे को नॉलेज से पता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये न्यूज़ में था उस टाइम पे और बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में था। ठीक है, तो इसका मेरे को नॉलेज था। तो यहाँ हमने नॉलेज लगाया कि चलो ठीक है, एक सिंपल स्टेटमेंट हमें सही है क्योंकि मेरे को पता है ये सही होगा।
और यहाँ हमने लॉजिक लगाया कि इसमें से कोई एक ही सही हो सकता है, और हमने ओनली 2 पेयर से मारा एंड द आंसर इज करेक्ट। तो यहाँ नॉलेज भी यूज़ हुआ और लॉजिक भी यूज़ हुआ। अब तुम सोचो, केवल तुम लॉजिक पे जाते हो, तुमको नॉलेज नहीं होता, क्या सही करके आते आंसर? नहीं करते। केवल नॉलेज पे जाते हो और लॉजिक पे नहीं जाते, तो क्या सही करके आते? तो भी नहीं कर पाते। तो नॉलेज और लॉजिक दोनों ही लगाया, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन अब देखो, जैक फ्रूट, ठीक है, यहाँ पे साइंटिफिक नेम महुआ, साइंटिफिक नेम टीक, टेकोना ग्रैंडिस साइंटिफिक नेम, ठीक है। अब क्या है, हाउ मेनी ऑफ आवर डिसिड्यूअस ट्रीज, ठीक है। पहले तो कीवर्ड तुरंत हाईलाइट करना है, बड़े बड़े ऐसे ही जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं आपको बताने के लिए नहीं, ऐसे ही मैं एग्जाम में भी करूँगा, ठीक है। तो क्या करना है, तो जैक फ्रूट हो गया, महुआ हुआ, टीक हो गया, है ना। मेरे को महुआ पता है कि हाँ भाई महुआ तो डिसीडियस ट्री है, नॉर्थ में होता है, बहुत फेमस है अपने बिहार यार साइड में, तो महुआ तो है। और दोनों के बारे में मेरे को आइडिया ही नहीं है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है पूरा पूरा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे ये पूरा पूरा लॉजिक बेस्ड हमने किया था, ये नॉलेज लॉजिक मिक्स था, अब ये पूरा नॉलेज बेस्ड है। अगर ये आपको नहीं आता तो आप इसको टच भी नहीं करोगे, वरना क्या होगा, आपका मार्क्स चला जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, बहुत ज़्यादा फैक्ट है, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, लीव करोगे। ये क्वेश्चन क्या करेंगे, हम लीव कर देंगे, क्योंकि क्या, बहुत ज़्यादा फैक्ट है ना। वैसे क्या, जैक फ्रूट जो होता है वो आपको होता है सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में, मेनली वेस्टर्न घाट्स में, और टीक और महुआ जो है डिसीडियस है ना। तो इसका आंसर ओनली 2 होगा। वैसे महुआ मेरे को पता है, विद नॉलेज मेरे को महुआ के बारे में आइडिया है, तो मैं नन तो काट सकता हूँ, ठीक है। बट फिर भी मेरे पास 3 ऑप्शन बचते हैं। अगर हम 2 में आके फंसते हैं तब तो अटेम्प्ट करना है, बट 3 ऑप्शन है तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी गलत होने की ज़्यादा है यहाँ, ठीक है। अगर 50-50 होगा तब तक हम रिस्क लेंगे ना, अगर प्रोबेबिलिटी गलत होने की ज़्यादा है तो वहाँ रिस्क क्यों लेंगे, ठीक है। तो अपने को इस कैलकुलेशन से चलना है, ठीक है, ऐसे अंधा नहीं खेलना है। तो ये होता है लॉजिक और नॉलेज का गेम। समझे अच्छे से? मैंने एकदम बिल्कुल अच्छे से समझा दिया। अब इस पर कोई ना बोले कि ये हाइंडसाइट लॉजिक है, ऐसा कुछ। एग्जाम में आपको इसी तरीके से ही सोचना है, यही तरीका है सोचने का। देन आ जा सकते। आर गोल इज़ टू अंडरस्टैंड दी पैटर्न। हमको क्या करना है, पेपर के पैटर्न को समझने की कोशिश करना है, रादर देन कि हम आंसर पे पहुंच जाए। अभी क्या, मैंने जब दिया था ये टास्क कि भाई आप टेलीग्राम पे, जब मैंने पेपर डालता हूँ मैं पहले, क्या पहले करके दो मेरे को, स्कोर बताओ। स्कोर लोगों ने बताया, कितने लोगों को पहले से आंसर पता है, तो उन्होंने क्या आंसर लिख दिया, या कहीं वीडियो देखी है, ट्रिक की वीडियो देखी है, एलिमिनेशन की वीडियो देखी हो, उससे सब सीख वीख के सब डाल दिया, है ना। वो 144 मार्क्स आ रहे हैं, 123 आ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ वहाँ पे 2023 के पेपर में एग्जामिनेशन हॉल में ये सब क्वेश्चन हिल नहीं रहे थे किसी से, ये दशा थी, ठीक है। क्यों? यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न फर्स्ट। पैटर्न चेंज नहीं होता है, ठीक है। पैटर्न में चेंज, जैसे ऑप्शंस में चेंज किया ना, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, लेकिन स्टेटमेंट्स उनके बनाने का तरीका चेंज नहीं हुआ। स्टेटमेंट स्टिल वो वैसे ही बना रहे थे जैसे 2023 में बना रहे थे और 2021 में बना रहे थे, ठीक है। तो अपने को पैटर्न समझना है रादर देन रीचिंग टू द आंसर, ठीक है। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सॉल्व इट लाइक अ गेम। देखो अब जैसे मान चलो ये हिंदी वाला जो मैंने करा, ये क्या है, गेम ही तो है। लाइक अ गेम सॉल्व करो। देखो लाइक अ गेम अगर सॉल्व करोगे ना तो तुम इंजॉय करोगे प्रोसेस को, ठीक है, रादर देन तुम बर्डन। अभी क्या, इंजॉय नहीं करोगे तो गलत होगा, तुम प्रेशर में आओगे, है ना। तो इंजॉय करो इस चीज़ को, है ना। अभी बताऊंगा, बहुत मज़ा आने वाला है इसको सॉल्व करने में, बहुत ही मज़ा आने वाला है, बस आखिर तक रहना, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा पेपर सॉल्व करने में। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, झेलम रिवर पासेज थ्रू वुलर लेक। बहुत सिंपल सा, बहुत जनरल सा स्टेटमेंट है, ठीक है। बहुत जनरल सा स्टेटमेंट, सबको पता है, नॉलेज से ही पता है भाई 1 सही है, ये सबको पता है, ठीक है। वुलर लेक कहाँ है आपको पता है, झेलम रिवर कहाँ है पता है, नहीं पता है तो जाओ रिवाइज करो पहले तो बैठ करके, ठीक है। तो झेलम रिवर पासे थ्रू वुलर लेक, ये सबको पता है, जनरल स्टेटमेंट। अब देखो आगे यूपीएससी की जाल, ठीक है। कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरो लेक, ठीक है। ये डायरेक्टली पता है क्या है, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। कभी भी अगर कमीशन या यूपीएससी ने कोई भी स्टेट पीसीएस पे भी ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालते ही इसलिए हैं क्योंकि स्टेटमेंट गलत किया जाए। डायरेक्टली फीड्स लिखने का क्या ज़रूरत था, ठीक है। ऐसे लिख देता ना, कोरेलू रिवर इज फीडेड बाई कृष्णा रिवर, डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक, ठीक है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, क्यों, टू मेक द स्टेटमेंट रॉन्ग। समझा? पहला स्टेटमेंट तो शॉर्ट है, सेकंड स्टेटमेंट देखो, थर्ड स्टेटमेंट देखना, मियंडरिंग ऑफ। हमने सबसे पहले कीवर्ड हमने हाईलाइट किया, उसीलिए कीवर्ड हाईलाइट करना जरूरी है। अगर तुम पढ़ते हुए चले जाओगे, कीवर्ड हाईलाइट नहीं करोगे, तुमको समझेगा ही नहीं क्या है क्या नहीं है, ये क्या करना है, क्या सही है क्या नहीं है, वो तुमको नहीं समझेगा। तो पहले कीवर्ड हाईलाइट करो, मियंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कन्वर लेक, ठीक है। तो मियंडरिंग ऑफ, तो मियंडरिंग करा, ये मियंडरिंग क्या है, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इट इज़
एडिशनल इन्फॉर्मेशन, भाई गंडक रिवर के मेंडरिंग से कन्वर लेक फॉर्म होता है। तुम देखो ना यहाँ पे झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक लिखा हुआ है और उसमें क्या लिखा है, मेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कन्वर लेक। तुम समझ रहे हो, एंड द आंसर इज ए, ओनली वन। ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, ये तो चलो मैंने बहुत एक्सपीरियंस के साथ बताया कि भाई ऐसा एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है तो गलत होता है। अगर वहाँ आप नहीं पकड़ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, इस क्वेश्चन को लीव करो, ठीक है। आपने एक तो चलो सॉल्व कर लिया, स्टिल आपके पास दो ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन है जहाँ जिसका आंसर आपको नहीं पता है, और मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि आपको नहीं पता होना भी चाहिए, क्योंकि आप इतना एक एक चीज़ डिटेल में नहीं पढ़ सकते हो। अपने प्रिपरेशन को बहुत सॉर्टेड रखने का है, ठीक है। तो पता रखना इसको ज़रूरी भी नहीं है, तो इसको आप लीव कर सकते हो, लीवेबल क्वेश्चन है। बट मेरे को हिसाब से कि अभी जब मैंने आपको ये पैटर्न समझा दिया तो अभी आगे से आपको गलती नहीं होगी। अभी आगे मैं और दिखाऊंगा सेम टाइम के क्वेश्चन, ठीक है। 2024 में भी दिखाया था हमने, है ना। ये तो कामराज और रिपोर्ट वाला हमने बता दिया आपको, समझा कैसे नॉलेज और लॉजिक से कैसे सॉल्व करना है। ये भी हमने बताया थर्ड वाला कि किस तरीके से सॉल्व करना है ऐसा क्वेश्चन, है ना। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत मजा आएगा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया हैज़ मोर एरेबल दैन चाइना। मतलब इंडिया के पास चाइना से ज़्यादा एरेबल एरिया है, ठीक है। अब इंडिया के पास ज़्यादा चाइना से एरेबल एरिया, ये हमने पढ़ लिया, ये हमने क्या करा कि हाईलाइट कर लिया। द प्रोपोर्शन ऑफ इरीगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कंपेयर टू चाइना, ठीक है। चलो फिर हमने आगे देखा, द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडिया इज हाइयर देन दैट इन चाइना, ठीक है। अब मेरे को सिर्फ एक चीज़ पता है, क्या पता है, कि इंडिया चाइना से पीछे है। अगर टेक्नोलॉजी की बात करो, एग्रीकल्चर की बात करो, भाई फैक्ट मैं बता रहा हूँ पीछे है, ठीक है, बहुत पीछे, ठीक है। तो अब मैं स्टेटमेंट इस नज़रिए से पढ़ना शुरू करूँगा, ठीक है। अब देखना, पहला इंडिया हैज़ मोर एरेबल देन एरिया देन चाइना, तो इंडिया का जो है चाइना से ज़्यादा एरेबल एरिया है, इंडिया के पास चाइना से ज़्यादा एरेबल एरिया है। चलो ठीक है, हमने मान लिया, चलो हाँ हो सकता है। इसमें कुछ ऐसा प्रूफ नहीं होता है ना कि एरेबल एरिया ज़्यादा है तो इससे तुम जीडीपी थोड़ी ना कैलकुलेट कर दोगे। भाई एरेबल एरिया ज़्यादा हो लेकिन इरीगेशन ही ना हो तो क्या फ़ायदा उस एरेबल एरिया का, समझ लो। तो इंडिया के पास ज़्यादा एरेबल एरिया है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट पर, द प्रोपोर्शन ऑफ इरीगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कम्पेयर टू चाइना, चाइना से ज़्यादा है इंडिया में इरीगेटेड एरिया, ठीक है। आप बताओ ये स्टेटमेंट कैसे सही हो सकता है जब चाइना से तो बहुत पीछे है अब इंडिया, इवन इन एग्रीकल्चर। तो हमने सीधे सीधे इसको काट दिया इस स्टेटमेंट को कि नहीं ये तो नहीं हो रहा है, ठीक है। देन द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हाइयर देन दैट इन चाइना, ठीक है, सेम चीज़ गलत। और आपको एक बढ़िया बताऊँ मैं, तो एग्जामिनर भी सेम यही चाहता था कि आप इस चीज़ को पकड़ पाओ, इस चीज़ को आप समझ पाओ कि भाई इंडिया के पास ज़्यादा एरेबल एरिया है, स्टिल इंडिया चाइना से अच्छा नहीं कर पा रहा है, ये बताना चाहता है एग्जामिनर आपको। आया समझ, बस यही आपको वो समझाना चाहता है, और ये आपने समझ लिया तो ओनली वन इज़ द आंसर। आया समझ में, इस तरीके से ही अप्रोच किया जाता है पेपर को। देन मार्शलैंड वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, है ना। अब आगे आ जाओ, इलिमनाइट एंड रूटाइल abundantly available in certain coastal tracts of India are resources of which of one of the following, ठीक है। देखो ये लॉजिक पे था, ये क्वेश्चन लॉजिक पे था और थोड़ा बहुत नॉलेज पे था भाई, कि आपको चाइना इंडिया के रिलेशन और चाइना इंडिया की कंपैरिजन इतनी सी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो ये क्या था, ये नॉलेज पे भी था और लॉजिक पे भी था, नॉलेज प्लस लॉजिक दोनों लगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूरा पूरा नॉलेज पे था, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से देखो, अब देखो ये इलिमनाइट और रूटाइल एविडेंटली अवेलेबल इन सर्टेन कोस्टल ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया आर रिच सोर्सेज ऑफ विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब इलिमनाइट और रूटाइल ये जो है एविडेंटली अवेलेबल है कोस्टल ट्रैक्ट्स में, कौन से सोर्स में ये पाया जाता है, ठीक है। पहला एल्यूमिनियम, दूसरा कॉपर, आयरन, टाइटेनियम। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मैंने एक ट्रिक आपको बताई थी, OOT, ऑड वन आउट, ठीक है, हमने इसका नाम दिया OOT। तो जो OOT ट्रिक है उससे सीधे सीधे जाओ और टाइटेनियम पे टिक मार के आओ, ठीक है। देखो आप एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ते हो, कॉपर के बारे में पढ़ते हो, आयरन के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। आपने कभी इन सोर्सेज का नाम सुना भी है, इलिमेनाइट और रूटाइल? नहीं सुना है ना। होता क्या है अब समझना, 3 इजी गोइंग स्टेटमेंट डालते हैं वो, क्योंकि स्टेटमेंट रॉन्ग करना ईजी है, तो 3 ईजी फैक्ट डाले और यहाँ पे आंसर डाल दिया, ठीक है, कि आंसर वहाँ अलग से दिखना शुरू हो जाता है, अलग से दिखने लगता है। और ये जो है यूपीएससी का एक पैटर्न है,
तुमको 25 में भी ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे जहाँ पे 3 इजी गोइंग चीज़ें होंगी और एक बहुत ऐसा अजीबोगरीब चीज़ दे देगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन तो और आपको आगे मैं दिखा दूंगा, ठीक है, रुको मैं दिखाई देता हूँ। देखो ये वाला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल विद अ स्टिक ऑफ स्क्रेप इंसेक्ट एंड होल इन अ ट्री एंड द लॉग ऑफ वुड। इसका आंसर था औरंगुटान, ठीक है। फिशिंग कैट पूरे टाइम चलता रहता है, ऑटर, स्लॉथ वियर सब पढ़ते हैं, पूरे टाइम पढ़ते रहते हैं, ठीक है, तुम भी पढ़ोगे। औरंगुटान के बारे में कोई नहीं जानता था, अभी ना इतना ये PT 65 और सब कुछ कवर करने लगा है 2023 के बाद। तुम 2023 का के पहले का कुछ भी उठा लेना, वहाँ पे तुमको औरंगुटान नहीं दिखेगा, ठीक है। डिस्कवरी की एक वेब सीरीज़ है, ठीक है, प्लैनेट अर्थ, वहाँ से उठाया गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो औरंगुटान जो है इसका आंसर था। तो ये कैसे सॉल्व होता, इसको औरंगुटान के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था, OOT से सॉल्व होता। ऑड ऑन आउट देखो इसमें कौन सा है, सेम उसी तरीके से टाइटेनियम वाला क्वेश्चन भी है। और मैं आपको बता रहा हूँ यही एक तरीका है एग्ज़ाम क्रैक करने का। आपको अगर थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है यार कि क्या है, कैसा है, क्यों है, तो भाई आप क्वेश्चन ही करते रह जाओगे फिर, ठीक। आप इस पैटर्न को समझने की कोशिश करो, यही तरीका है पेपर सॉल्व करने का। आप जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये जाओ और जा कर के 2013 से 24 के पेपर में ढूंढो, सेम तुमको पैटर्न मिलेगा बार बार, ठीक है। मैंने 50 बार सारी चीज़ें की हुई हैं, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ ये, ठीक है। यहाँ बैठ करके बोलना कि यार क्या है समझ नहीं आ रहा, तो वो सब बहुत ईजी है, ठीक है। बट जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे क्लियर होएगा एग्जाम, ठीक है। द नेक्स्ट इज अबाउट 3/4 of the world's cobalt, a metal required for the manufacture of batteries for electric motor vehicles, is produced by। ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। देखो UPSC हमेशा क्या करता है कि एक क्वेश्चन यहाँ देगा और इसका ठीक अगला क्वेश्चन, है ना, उसमें इस क्वेश्चन का आंसर डाल देगा, ठीक है। अब देखना 8th क्वेश्चन पढ़ो, 7th पढ़ लिया तुमने, अब 7th का तुम वो देखो ऑप्शन, अर्जेंटीना, बोट्सवाना, कॉन्गो और कजाकिस्तान, ठीक है। अब 8th पढ़ो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्गो बेसिन, ठीक है। आ गया कॉन्गो यहाँ पे, और यहाँ पे ऑप्शन में था कॉन्गो, है ना, एंड द कॉन्गो इज द आंसर, कॉन्गो इज द आंसर। ये एक नहीं 2024 में भी दिखा दूंगा मैं ये सेम चीज़, आपको जाके देखना, मेरा पुराना वीडियो हमने बनाया होगा उसमें सेम चीज़ मैंने बताई है। 2022 में भी दिखा दूंगा मैं आपको ये चीज़, सेम चीज़, सेम पैटर्न। ये पैटर्न है जो UPSC हर बार फॉलो करता है, तो कॉन्गो इज़ द आंसर, ठीक है। देखो ठीक अगले ही उसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन, कैमरून, नाइजीरिया, साउथ सूडान और युगांडा। अब देखो ऊपर के 7 क्वेश्चन में कहीं नॉलेज लगा, कहीं लॉजिक लगा, बहुत सारी चीज़ें लगी। अब यहाँ पे चाहिए कंप्लीट नॉलेज, इस क्वेश्चन में कंप्लीट नॉलेज चाहिए और बहुत ही बेसिक नॉलेज चाहिए। अगर आपका थोड़ा सा भी वर्ल्ड मैप क्लियर है तो आप ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से करके लेके जाओगे, बहुत आराम से। इसका आंसर वॉज कैमरून, ठीक है। ये प्योर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, प्योर नॉलेज, ठीक है। नहीं आता छोड़ के आगे बढ़ो क्योंकि फैक्ट है। देन देखो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि तुम देखो अगला क्वेश्चन भी देखो, फिर पिछला क्वेश्चन देखो। जैसे मान चलो अभी ये क्वेश्चन है, अब इसके बाद का क्वेश्चन एक बार पढ़ो, ठीक है, फिर इसमें तुम आओ कि भाई अब ये छोड़ना है मेरे को, नहीं छोड़ना है। समझ रहे हो बात क्या है, ये क्यों ये पैटर्न फॉलो होता है, इसका मेरे पास आंसर भी है कि 7th के बाद 8th में सर क्यों ऐसे करता है UPSC। भाई देखो जो एग्जामिनर है वो जहाँ से पेपर सेट कर रहा है, ठीक है, वो उस रिसोर्स को यूज़ करता है और सेम जगह से 2 क्वेश्चन उठाता है और सेम रिसोर्स से डालता है ना, सेम टॉपिक से डालता है, और उसके वजह से ये हमेशा मैच कर जाता है। और ये हमेशा ही होता है, हर साल का ये पैटर्न है, 1 से 2 पैटर्न क्वेश्चन आपको ऐसे दिख जाएंगे। चलो आगे आ जाओ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अमरकंटक हिल्स आर एट द कन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड शायदरी रेंज, ठीक है। Blerangan Hill constitute the easternmost part of the Satpura range. Sheshalam Hills constitute the southernmost part of the Western Ghats. देखो अब ये ऐसे क्वेश्चन है ना जो आपके गलत होंगे, ठीक है। पहले इसको करना सॉल्व कैसे। अमरकंटक हिल्स आर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड शायदरी रेंज। देखो जिस तरह मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस तरीके से आपको भी हाईलाइट करना है। Blerangan Hill constitute the easternmost part of सतपुरा रेंज, ठीक है। शेषालम हिल कॉन्स्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। मैं सच बताऊँ तो मेरे को किसी का आइडिया नहीं है, ठीक है, बट हाँ मैं थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगा सकता हूँ कि भाई ये ईस्टर्न मोस्ट और सदर्न मोस्ट लिखा हुआ है ना, ये गलत हो सकता है, दोनों ही गलत हो सकता है। पूछो क्यों गलत हो सकता है, क्योंकि हो सकता है इंटरचेंज हो गया हो सकता है सदर्न मोस्ट का ईस्टर्न मोस्ट हो गया, ईस्टर्न मोस्ट का सदर्न मोस्ट हो गया। यार मेरे को नहीं पता इसका आंसर, इसलिए मैं ये सारी दिमाग लगा रहा हूँ, ये मैं एग्जामिनेशन हॉल में सोच रहा हूँ,
ठीक है। क्या ईस्टर्न मोस्ट की जगह सदर्न मोस्ट भी हो सकता है, सदर्न मोस्ट की जगह ईस्टर्न मोस्ट भी हो सकता है। चलो ये दोनों तो नहीं होने वाला, ये तो समझ आ गया। ठीक है, तो चलो ठीक है, हो सकता है पहला होगा। ठीक है, अमरकंटक हिल विंध्या और सह्याद्री के बीच में, हाँ ठीक है, मे भी हो सकता है। ठीक है, देखो मेरे को पता है नहीं है ना, बट हो सकता है। ठीक है, अमरकंटक हिल विंध्या और सह्याद्री के बीच में शायद हो सकता है, ऐसा ऐसा मोटा मोटा लग रहा है। और हम जाकर के मारेंगे ओनली वन। ठीक है, होगा क्या कि ये हो जाएगा मेरा गलत। क्यों होगा? क्योंकि इसका आंसर नन दिया है यूपीएससी ने, और नन ही इसका आंसर है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस गलत होने से कोई आपके मार्क्स में इम्पैक्ट नहीं आएगा। ऐसे क्वेश्चंस कट ऑफ को -2 करते हैं। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चंस आप सही करके जा रहे हो, मतलब आपका थॉट प्रोसेस सही नहीं है। अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करो, क्योंकि इस थॉट प्रोसेस के साथ एग्जाम में नहीं घुस पाओगे, एग्जाम नहीं क्लियर कर पाओगे। आया समझ में आपको? तो इससे क्या होगा, कट ऑफ नहीं चलेगा। तो अगर आप गलत कर भी देते हो इसको, तो कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसका आंसर नन था, कोई सोच भी नहीं सकता था इसका आंसर नन होगा। ठीक है, इतना सारा इन्फॉर्मेशन डाल करके और आंसर क्या दिया, नन। आया समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं, इसका आप कुछ नहीं कर सकते, ये गलत होने के लिए होते हैं, वरना सबको 200 में 200 नंबर आ रहे होते हैं। ठीक है, अब देखो सेम टाइप का क्वेश्चन देखो यहाँ पे भी है, सेम बिल्कुल डिट्टो सेम पैटर्न, बिल्कुल सेम, कि ये गलत होते ही या तो इसको छोड़ के आओ, या तो गलत करो या तो छोड़ के आओ। ठीक है, दिया है क्या, इंडिया का प्रोजेक्ट ऑन कनेक्टिविटी, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर गोल्डन कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट, ट्राइलेटर हाईवे कनेक्ट्स मोरे मणिपुर चियांग में थाईलैंड या म्यांमार, बांग्लादेश चाइना म्यांमार कॉरिडोर, BCIM कॉरिडोर कनेक्ट द वाराणसी इन उत्तर प्रदेश विद कुमिंग इन चाइना। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें, इससे सारा इन्फॉर्मेशन देख लिया। तो अब सोचो, इतना सारा इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड है, ओवरलोडेड इन्फॉर्मेशन है ना, और इसका आंसर पता है क्या है, नन। क्या फ़ायदा हुआ इतना सारा कुछ पढ़ के? पता ही है, ये क्वेश्चंस टाइम वेस्ट करने के लिए, आपका क्या करने के लिए, टाइम वेस्ट। तो इसको देखो और आगे बढ़ो, इसमें लॉजिक तुम नहीं ढूंढ सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें फैक्ट्स ही फैक्ट्स हैं, इतना सारा फैक्ट्स है कि पूछो मत, तभी तो नन आंसर भी है। देखो मैं फैक्ट्स ही फैक्ट्स पूरा भर दिया है क्वेश्चन फैक्ट्स से। तो या तो तुम इस पर दिमाग लगाओ या तो छोड़ दो, है ना। आता है तो सही है, लेकिन ये आते भी नहीं होंगे ऐसे क्वेश्चंस, कौन देखता है तुमको? अब देखो, तुम ये पढ़ करके जा करके तुम सारे हाईवेज याद करने लगो तो बेवकूफ़ी है, फिर वो तो करना ही मत। ठीक है, बेसिक अपनी स्टैटिक बस अच्छे से क्लियर करके जाओ, बेसिक स्टैटिक और PYQs, बाकी आपका लॉजिक और आपका नॉलेज संभाल लेगा जितना आपके पास नॉलेज है। ये क्वेश्चंस छोड़ने के लिए होते हैं, ये टाइम वेस्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा समझ में? तो 2 क्वेश्चन देखो सेम पैटर्न पर हमने बताया कि भर भर के, देखो यही पैटर्न समझने की हम बात बोल रहे हैं आपको। ये पैटर्न अगर समझ गए ना, तो एटलीस्ट आपको ये पता हो जाएगा कि छोड़ना क्या होता है और किस तरीके से अप्रोच करना होता है, क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है, ये आपको क्लियर हो जाता है। समझा? देन द नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स डिपेंडिंग ऑन द कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन। ठीक है, इंडिया भले यूरेनियम डिपॉजिट है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए ज़्यादातर वो कोल पे निर्भर करता है। इंडिया की बात हो रही है। ठीक है, यूरेनियम इनरिच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यूरेनियम जो है कम से कम 60% तक चाहिए अगर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना है तो। ठीक है, एंड ये कहना चाहता है पहला ऑप्शन कि दोनों स्टेटमेंट सही है, और दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट का जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि भाई इसलिए इंडिया जो है वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट कर रहा है यूरेनियम से, क्योंकि कम से कम 60% यूरेनियम एनरिचमेंट चाहिए। ठीक है, बिल्कुल गलत। अब पहले तो मेरे को ये देखो, जहाँ ये फैक्ट आया तुमने इसको बॉक्स बनाया, पता है क्यों? क्योंकि ये फैक्ट जो होते हैं रेंज वाले फैक्ट, है ना, ये मैंने पहले ही आपको बताया है, ये मोस्टली होते हैं गलत, रॉन्ग। ठीक है, 2024 के पेपर में जब मैं एनालिसिस कर रहा था उसमें मैं बता रहा था, और किसी ने मेरे कमेंट में बोला था कि सर नहीं ऐसे नहीं होता है, मैंने बहुत जगह देखा है सही होता है। भाई एटलीस्ट 60% और ये सारी चीज़ें जो होते हैं मोस्टली, मैं बता रहा हूँ 90% ऑफ द टाइम गलत होते हैं। ठीक है, सो एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ही बड़ा फैक्ट है। स्टेटमेंट 2 गलत है और स्टेटमेंट 1 ही सही। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ईजी गोइंग क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही आराम से सॉल्व होते हैं। ठीक है, अब तुम खुद अपना दिमाग लगा लो यार, दोनों स्टेटमेंट सही और ये सच में इसका लाइक इसलिए इंडिया जो है यूरेनियम से नहीं कर पा रहा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, तुम खुद सोचो दोनों स्टेटमेंट पहली बात तो सही कैसे हो सकता है। देखो गलत करने का स्टाइल देखो, यूरेनियम एनरिच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड
टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट, मतलब वो चाहते ही यूपीएससी को गलत बनाया जाए स्टेटमेंट को, उसने गलत बनाया। आ गया समझ में कि ये फैक्ट सीधे गलत। चलो, तो आंसर इज सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज रॉन्ग। देन मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। मार्सुपियल्स जो है वो इंडिया में नेचुरली नहीं मिलते हैं। चलो ठीक है, सही होगा, आगे देखते हैं। मार्सुपियल कैन थ्राइव ओनली ऑन मॉन्टेन ग्रासलैंड। ठीक है, केवल मॉन्टेन ग्रासलैंड में मिलते हैं, मॉन्टेन मतलब पहाड़ी वाले इलाके में ज़्यादातर वहीं मिलते हैं, विद नो प्रीडेटर्स, विद नो प्रीडेटर्स। मतलब मार्सुपियल सिर्फ वहीं पे ग्रो कर सकते हैं जहाँ पे ऐसे ही माउंटेन ग्रासलैंड में जहाँ पे कोई प्रीडेटर्स ही ना हो। तुम देख रहे हो कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ये, कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। पहले तो चलो माउंटेन ग्रासलैंड तक चलो ठीक है, मेरे को लग रहा था कि चलो ठीक है, हाँ हो सकता है, हो सकता है। विद नो प्रीडेटर्स, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़ने की क्या ज़रूरत है? ये जोड़ कर के ही इसने क्या करा है, गलत बना दिया स्टेटमेंट को, और बहुत ईजिली सी इज़ द आंसर। ठीक है, तुम खुद सोचो कि कोई ऐसा जगह हो सकता है या कोई ऐसी स्पीसीज हो सकती है विद नो प्रेडेटर्स वो ग्रो करे, कोई ऐसा लैंडफॉर्म या ऐसा होता है। भाई तुमने जानते हो ना, तुम लाइफ साइकिल चलती है ना, तो हाउ इवन इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ माउंटेन ग्रासलैंड विद नो प्रेडेटर्स, वहाँ पे मार्सुपियस हो जाएगा। ठीक है, तो 2 गलत हुआ तो 1 अपने आप सही हो जाता है, ये दोनों तो गलत नहीं हो सकता, है ना। तो ये विद नो प्रेडिटर्स ये देने का मतलब ये था क्या, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, द नेक्स्ट इज इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप दैट डेवलप ग्लोबल इन्वेजिव स्पीशीज डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस देखो हमने तुरंत इसको हाईलाइट कर लिया, डेटाबेस बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ सिंपल सी बात है, यहाँ नॉलेज भी चलेगा और लॉजिक भी चलेगा। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे इन्वेजिव स्पीशीज़, तो स्पीशीज़ के बारे में कौन कौन बात करता है। ठीक है, ये IUCN यूएनईपी बात करता है, बट मेनली ये स्पीशीज़ रिलेटेड नहीं है, इतना स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, UNWCED, ठीक है, UNWCED कमीशन फॉर इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ क्या है, डेटाबेस। ठीक है, IUCN की रेड बुक आती है, ये मेरे को आइडिया था कि IUCN की रेड बुक आती है। ठीक है, डेटाबेस से रिलेटेड तो ये चीज़ होती है, बहुत ईजी गोइंग, सिंपली IUCN पे तुम टिक मार के आओ, सही आंसर है। ठीक है, सिर्फ इतना इनफ है टू रीच द आंसर। ठीक है, IUCN की आती है रेड बुक। ठीक है, ये कोई रिपोर्ट नहीं है, एक रेड बुक आती है ना, तो सीधे IUCN पे टिक मार के आओ। IUCN इज रिलेटेड टू स्पीसीज ऑल्सो। ठीक है, तो वही मैं बोला, अब इसके लिए क्या है कि तुम अलग से कुछ सोर्स पढ़ने नहीं जाओगे, तुम देख लो सिंपल, उसी लिए मैं बोलता हूँ PT 65 इन्वायरमेंट का कर लो। क्यों, ये सारी चीज़ें वहीं से कवर हो जाएंगी तुम्हारी, ये तुम्हारे शंकर IAS में इधर उधर नहीं मिलने वाला, और PT में भी नहीं मिलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, ये भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन लॉजिक से और दिमाग से सॉल्व होते हैं, तुम दिमाग लगाओ कि भाई IUCN के बारे में तुमने इतना पढ़ा है, यहाँ नॉलेज है, इतना पढ़ा है तुमने, भाई क्या क्या करता है, हाँ स्पीसीज़ के बारे में कुछ तो है, हाँ रेड लिस्ट तो है ये, है ना, और फिर यहाँ लॉजिक लगाओ कि कहाँ ये लॉजिक चलेगा, और यहाँ लॉजिक लगा के इसको सही करके आओ। तो एग्जामिनेशन हॉल में इस तरीके से आपको सोचना है। ठीक है, दिस इज द वे यू हैव टू थिंक। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग फाउना, है ना, तो फाउना लायन टेल मकैक, मालाबार साइवेट और सांबार डियर। भाई देखो एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, मैं ना ये जोजो से बहुत इंपॉर्टेंट लाइक स्पीसीज़ है, और हर बार ही UPSC उस पर ही क्वेश्चन पूछता है। देख हर बार ये मालाबार साइवेट सांबार डियर एक बार नहीं बार बार ही पूछते हैं इस पर, इवन लायन टेल मकैक पे भी बार बार पूछ चुके हैं। तो तुम आप बताना अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं इसको कवर कर लूँगा एक वीडियो में, सारे स्पीसीज़ जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना होगा। ठीक है, आप बताना, मैं कवर कर दूँगा, है ना। देन लायन टेल मकैक, मालाबार साइवेट और सांबर डियर। ठीक है, दिखा आपको तीनों, इसमें क्या है कि ये पूरा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आपने अगर इन्वायरमेंट करी है, और ये तीनों जो है क्या है, थीम है, ये भी मैं बता दूँ आपको कि अगर आप तीनों नहीं करके जा रहे हो तो मतलब थीम मिस कर रहे हो। ठीक है, तो ये थीम है, तो अगर आपने ये थीम की हुई है इन तीनों का, तो आपको पता होगा कि मालाबार साइवेट जो है बस, ठीक है, ये तुम्हारा है नॉकटर्नल। ठीक है, नॉकटर्नल होता क्या है, नॉकटर्नल मतलब कि क्या, सनसेट के बाद जो है सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, वही देखो मीनिंग में दिया है, द मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट। ठीक है, रात के टाइम जो है बहुत एक्टिव होता है ना, तो मालाबार साइवेट क्या है, नॉकटर्नल है, तो ओनली वन इज़ द आंसर। ये नॉलेज बेस्ड है, इसमें तुम कुछ भी लॉजिक वॉजिक नहीं लगा सकते, सिंपली तुमको नॉलेज चाहिए ही चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ तुमको नॉलेज भी चाहिए और लॉजिक भी चाहिए, वही मैं समझा रहा था कि नॉलेज और लॉजिक इक्वली इंपॉर्टेंट है ना। चलो आगे आओ, और कीवर्ड्स तो हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट ही है। हाँ,
देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म द वैगल डांस फॉर अदर्स ऑफ देयर किन टू इंडिकेट द डायरेक्शन एंड द डिस्टेंस ऑफ सोर्स ऑफ देयर फूड। ये इसका आंसर है हनी बीज। उस समय बहुत ही न्यूज़ में था और अभी भी बहुत लोग इसको जानते हैं कि वैगल डांस कौन करता है, तो ये हनी बीज। और देखो नहीं समझ आ रहा तो मैंने क्या समझाया था, हिंदी पढ़ो। ठीक है, देखो अब हिंदी पढ़ते हैं। क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा में दूर इंगित करने के लिए दोलन नृत्य या वैगल डांस करता है। ठीक है, अब तुम देखो, तितली, ड्रैगन फ्लाई, मधुमक्खी और बर। ठीक है भाई, जो मधुमक्खी है ना वो तुम देखना हमेशा झुंड में रहती है और ऐसे जू 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 ये लोग घूमते रहते हैं। ठीक है, और अपनी वो छत बनाती है, वहाँ पे अपनी हनी रखती है ना, और ऐसे ऐसे जू 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 पूरे ऐसे ग्रुप में घूमते हैं, वो करते हैं वैगल डांस। तुमने तितली को देखा है ऐसे कभी ग्रुप में घूमते हुए? तुमने ड्रैगन फ्लाई को देखा है कभी ऐसे घूमते हुए? है ना, लेकिन मधुमक्खी करता है। तो ये नाम ये तुम पढ़ोगे ना, सगे संबंधियों को अपने खाद्य का स्रोत की दिशा। ठीक है, तो ग्रुप में कौन है ये? मधुमक्खी, एंड द आंसर इज मधुमक्खी। ठीक है, उसी लिए हिंदी पढ़ लो। जहाँ भी डाउट लग रहा है कि हाँ हिंदी से हो सकते हो, तो हिंदी ज़रूर एक बार देखो। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Some mushrooms have medicinal properties, some mushrooms have psychoactive properties, some mushrooms have insecticidal properties, some mushrooms have bioluminescent properties। अब देखो, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत इजी गोइंग क्वेश्चन होते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, इनमें आप गलत नहीं कर सकते हो। अगर आप ये गलत करोगे तो फिर बहुत ही बड़ा इशू हो जाएगा। ठीक है, पहली बात, सम दिया हुआ मतलब क्या, कि कुछ मशरूम्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के हैं, कुछ हैं साइकोएक्टिव प्रॉपर्टीज़ के। भाई हो सकते हैं, कुछ क्यों नहीं हो सकते, लेकिन इवन साइंटिस्ट भी खोज नहीं पाया है, बट हो सकते होंगे कुछ ऐसे मौजूद, समझ रहे हो? तो सम मशरूम सम इसका सिर्फ एक ही लॉजिक है, ऑल फोर। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई दीज आर इजी गोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ मशरूम होंगे ऐसे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ वाले, कुछ होंगे इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ वाले। यार वही मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि हर जगह ब्रेन नहीं लगाना। अब यहाँ तुम बैठ के अगर ओवर थिंकिंग करने लगे, तुम करके आ जाओगे इसको गलत, तो बहुत फास्ट करना है भाई। तुमने सम ऐसा हाईलाइट करो, सीधे ऑल फोर पे मारा, आगे बढ़े। ठीक है, तुमको पता है अगर इसका आंसर गलत देता है ना यूपीएससी, तो कट ऑफ नीचे जाता है -2 से, तो कुछ आपका नुकसान नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट भी करना है और समझना भी, और ऐसे क्वेश्चन होंगे। 24 में भी था, आपने देखा था, 23 में भी था, 22 में भी था, 21 में भी था, ऐसे क्वेश्चन होंगे 2-3, एंड इट इज़ गुड कि वो है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। देखो अब ये देखो यहाँ लॉजिक लगेगा कैसे। तुमने नहीं पढ़ा है इंडियन स्क्वायरल्स के बारे में, क्या करा है नहीं करा है सब भूल जाओ, अब आ जाओ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन स्क्वायरल्स। मैंने पहले ही क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपको ऐसा दिखाया था, है ना, सिमिलर स्टेटमेंट वाले। देखो अभी देखो, तुमको भरोसा हो जाएगा मेरी बात पे। दे बिल्ड नेस्ट बाई मेकिंग बरो इन दी ग्राउंड। ठीक है, हमने हाईलाइट कर लिया। दे स्टोर दियर फूड मटेरियल लाइक नट्स एंड सीड्स इन दी ग्राउंड। ठीक है, मेरे को इतना पता है इस दोनों में से कोई एक ही सही है, क्योंकि ये सिमिलर स्टेटमेंट है तो एक ही कोई सही होगा। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ सिमिलर स्टेटमेंट। हमने यहाँ लिख दिया बगल में कि सिमिलर स्टेटमेंट है, कोई एक ही सही होगा, तो मैं श्योर हूँ। पेयर वाला क्वेश्चन है तो मेरे लिए थोड़ा ईजी हो जाता है यहाँ। देन दे आर ओमनीवोरस। ओमनीवोरस मतलब क्या, कि शाकाहारी भी हो सकती है, मांसाहारी हो सकती है। ठीक है, हर्बीवोर भी हो सकते हैं, कार्निवोर भी हो सकता है। तो हाँ, दे आर ओमनीवोरस, लेकिन हो सकता है। अब भाई कोई एक भी गिलहरी है, कोई भी एक भी स्क्वायरल है, अगर वो स्क्वायरल है, अगर वो कार्निवोर है, तो लाइक तुम कैसी जज कर सकते हो इस चीज़ को ना। ठीक है, और यूपीएससी ने कोई ऐसा बोला हुआ नहीं है कि भाई कौन सा स्टेटमेंट सही है क्या गलत है, वो सिर्फ आंसर की देते हैं। ठीक है, तो भूल जाओ गूगल को, सिंपल सा लॉजिक बस कि यार दे आर ओमनीवोरस हो सकते हैं, ओमनीवोरस हो सकते हैं। मेरे को इजी गोइंग स्टेटमेंट लगाइए। ठीक है, थर्ड तो है, नन तो नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। हमने ओनली 2 पे मारा, +2 मार्क्स। ठीक है, एन बस सेम पैटर्न को फॉलो करके, क्योंकि मेरे को पता है कि ऐसा पैटर्न यूपीएससी फॉलो करेगा। जहाँ सिमिलर काइंड ऑफ स्टेटमेंट होगा वहाँ पे एक ही सही होगा। ठीक है, कि दे बिल्ड नेक्स्ट बाई मेकिंग बरो इन द ग्राउंड, दे स्टोर देयर फूड इन मटेरियल लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड। मेरे को अभी तक नहीं पता कि इन दोनों में से कौन सा सही है स्टेटमेंट, बट मेरे को पता है एक तो सही है। और यहाँ ये पेयर वाला करना ईजी हो जाएगा फिर आपके लिए। ऐसा समझ में कि यहाँ मेरे को एक तो पता है कि भाई एक तो सही है, कौन सा सही है मेरे को स्टिल अभी आई डोंट नो। ठीक है, बट एक तो सही है इस तरीके से। अब आप बोलोगे
कि सर तो नॉलेज तो होना ही चाहिए, अब तो इंडियन स्क्वायरल्स पे कुछ बताओ, आप पढ़ के आना है। भाई नहीं पूछेंगे नेक्स्ट टाइम इंडियन स्क्वायरल्स। ये क्वेश्चन पूछा ही इसलिए था क्योंकि आप इस पैटर्न को कैच कर पाओ, इस पैटर्न को पकड़ पाओ। लिटरली आपको लगता है कि अगली बार इंडियन स्क्वायर्स पे दोबारा पूछेंगे? नहीं पूछेंगे क्वेश्चन। मेरे से लिख के ले लो स्टैम्प पेपर पे कि नहीं पूछेंगे दोबारा क्वेश्चन स्क्वायरल पे। आपको सिर्फ ये पैटर्न पकड़ने के लिए बोला था, ठीक है। नहीं पढ़ता है ये, कोई नहीं पढ़ता है। कौन पढ़ता है ये? किसी टॉपर से ही पूछ लो, इसको पता हो उसका आंसर तो। हाँ, ये इस पर मैं श्योर बोल सकता हूँ कि सबने सही किया होगा, मोस्टली लोगों ने इस पर सही किया होगा, क्योंकि बहुत ईजी गोइंग है, मैं आई एम डैम श्योर। बट बताओ इसका आंसर बताओ, आया समझ? तो यू कांट प्रिडिक्ट दिस, ठीक है। तो यहाँ पे यूपीएससी चाहता है कि तुम पैटर्न पकड़ लो, पैटर्न पकड़ोगे तुम आंसर सही करके आओगे, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड डेवलपिंग लॉजिकल माइंडसेट। अब यहाँ पे मैं इंडियन स्क्वायरल्स के बारे में एक एक चीज़ बताने लगूँ, पीटी से पूरा आपको एनालिसिस दे दूँ इंडियन स्क्वायरल पे कि इंडियन स्क्वायरल ये खाते हैं, वो करते हैं, ऐसे रहते हैं, माँ बाप के साथ रहते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, डांस करते हैं नहीं करते। नहीं पूछने वाले नेक्स्ट टाइम तो मैं क्यों बताऊँ? और आई एम ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड कि मैं जाके कहीं सर्च भी करूँ, क्योंकि नहीं पूछेंगे ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इंडियन स्क्वायरल्स मकसद नहीं था, मकसद था ये पूछना कि ये पैटर्न आप कैच कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है। द नेक्स्ट, फिर सेम वैसा ही क्वेश्चन, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सीधे बिना सोचे ऑल थ्री। हमने पूरा पढ़ा भी नहीं, क्यों टाइम वेस्ट करना? क्यों भाई, मेरे को पता है कुछ माइक्रो कुछ भी यहाँ पे होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो कुछ ना कुछ तो वो कर रहे होंगे, ठीक है, हो सकता है, लेकिन एवरीथिंग इज पॉसिबल हियर, ठीक है। अब कैन ग्रो विद द हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट विद पीएच बिलो 3, भाई हो सकता है भाई, इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लाइक देयर आर बिलियन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। तो तुम इसमें सच में दिमाग लगाने बैठोगे भाई कि क्या कर रहे हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म और नहीं कर रहे हैं? तुम खुद सोचो कि इस पर तुम सच में ओवर थिंक कर रहे हो। तुम इस ऐसे क्वेश्चन में अगर ओवर थिंक करके गलत करके आ रहे हो तो तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो फिर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तुमको ना पीटी में मिलेंगे, ना कहीं स्टैटिक में मिलेगा, ये कहीं नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लॉजिक से ही सॉल्व हो सकता है, ठीक है। ओनली एंड ओनली विद योर लॉजिक, और कोई इसका उपाय है ही नहीं। आया समझ? द नेक्स्ट, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, औरंगुतान वाला है ना। ये क्या है? ओटी तो वो बहुत हेल्प करेगा यार। 2024 में 3 क्वेश्चन हैं, 3-4 क्वेश्चन में जो मैंने सिर्फ और सिर्फ ओटी से सॉल्व किया है। जाना 24 वाला तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाना वो एनालिसिस देखना, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। देन कंसिडर द फॉलोइंग एरोसोल, फोम एजेंट, फायर रिटार्डेंट और लुब्रिकेंट्स इन द मेकिंग ऑफ हाउ मेनी ऑफ द यूज आर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यूज्ड, ठीक है। तो किन किन चीज़ों को बताने के लिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज़ होता है, सिर्फ इतनी सी बात पूछ रहा। अब देखो मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जहाँ ऐसे क्वेश्चंस हों, ठीक है, और ऐसे 4 फैक्ट्स दे दिए हों, है ना। आगे एक और क्वेश्चन आएगा सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। रुको मैं दिखाता हूँ। देखो दिस क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग, ब्रांड रिकॉग्निशन, इन्वेंट्री, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट, ठीक है। अब कंसिडर द इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सेम इस तरीके से 4 फैक्ट। और देखो अब और एक क्वेश्चन में दिखाता हूँ, सेम पैटर्न। देखो कंसिडर द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर, अफोर्डेबल हाउसिंग, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ डज द यूएन ऑफ सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन, मतलब S3I इनिशिएटिव फोकस ऑन द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और सेम पैटर्न पे 3 क्वेश्चन सेम पेपर पे, ठीक है। और तुम देखना आंसर भी बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे मैं देता हूँ। देखो इसका आंसर क्या है पता है? ओनली 3, ठीक है। इसका आंसर पता है क्या है? ओनली 3। और इसका आंसर पता है क्या है? ओनली 3। तीनों का सेम सिमिलर आंसर ओनली 3। अब बताओ, है ना माइंड ब्लोइंग? अब क्यों है ये देखते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन तुमको 2024 में भी दिखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ ये 4 ऑप्शंस देता है जहाँ भी यूपीएससी से फैक्ट्स वाले, ठीक है। और नीचे से क्वेश्चन पूछ देगा ऐसे, यहाँ कोई ना कोई एक स्टेटमेंट गलत होगा, ऑल 4 कभी आंसर नहीं होगा। लाइक देयर कैन बी 2, देयर कैन बी 1, बट ऑल 4 तो कभी हो ही नहीं सकता है ऐसे क्वेश्चन में। इस चीज़ को हमेशा सोच के चलो कि एक तो गलत होगा ही होगा, है ना। सो इसमें सही क्या है? एरोसोल, फोम एजेंट और फायर रिटार्डेंट, ठीक है। लुब्रिकेंट में यूज़ नहीं होता है, ओनली 3 इज आंसर, ठीक है। देखा कैसे सॉल्व किया हमने। तुम्हारे 6 नंबर आए हैं सिर्फ सेम पैटर्न पे। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपको आंसर तक नहीं पहुंचना है, आपको पैटर्न समझना है। अगर आप पैटर्न समझ गए आप आंसर ऐसे ही निकाल लोगे, समझे। इस तरीके से कोई नहीं बताएगा आपको, सब वो बता रहे हैं बैठ के, ट्रिक समझा रहे हैं, हाउ आई स्कोर्ड 150 प्लस और ये सारी चीज़ें, ठीक है।
बट आप समझो कि लाइक तरीका क्या है, कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे हमने किया अपने अटेम्प्ट में, ठीक है। चलो रुको, इन दोनों को भी करते हैं। 28 क्या है, ब्रांड रिकग्निशन, इन्वेंट्री, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट, हाउ मेनी ऑफ द कंसिडर इंटैंजिबल इन्वेस्टमेंट। इंटैंजिबल का मतलब पता है क्या है, जिसको आप देख नहीं सकते, ठीक है, सिंपल सी बात, ठीक है। अब क्या क्या नहीं देख सकते आप, ब्रांड रिकग्निशन देख सकते हो, नहीं देख सकते। इन्वेंट्री तो देख सकते हो आप, स्टॉक तो आप देख सकते हो ना, इन्वेंट्री क्या होता है, स्टॉक होता है, स्टॉक तो आप देख सकते हो, ऐसा तो नहीं स्टॉक नहीं देख सकते हो, गिन भी सकते हो। ब्रांड रिकग्निशन देख सकते हो, नहीं देख सकते, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, ये क्या है, लाइक इट्स अ कॉपीराइट और ये सारी चीज़ें, लेकिन क्या इसका फिजिकल कुछ है, इसको आप लाइक क्वान्टिफाई कर सकते हो कि नहीं भाई किसी ब्रांड को लाइक किसी प्रोडक्ट को 5 IPR मिले हुए हैं, ऐसा कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ 5 स्टॉक आप गिन सकते हो, ठीक है। 5 ब्रांड रिकग्निशन मिले हुए हैं, ऐसा हो सकता है, नहीं पॉसिबल है ना। मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट, ठीक है, ये क्या है, ये इंटैंजिबल इन्वेस्टमेंट में कंसिडर किया जाएगा, तो इसलिए ओनली 3, ये तुम्हारा इन्वेंट्री क्या है, एक टैंजिबल इन्वेस्टमेंट है, क्या है, टैंजिबल, ठीक है, समझ गए। पैटर्न देगा, सेम पैटर्न सेम आंसर। फिर आ जाओ, सेम पैटर्न देखो, अफोर्डेबल हाउसिंग, मैस रैपिड ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी, यूएनओप्स, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट, S3I, ठीक है। अफोर्डेबल हाउसिंग सही है, हेल्थ केयर सही है, रिन्यूएबल एनर्जी सही है। अब देखो मजा आएगा भाई, हमने क्या बोला था, सबसे पहला क्वेश्चन बताया था, नहीं दूसरा या तीसरा क्वेश्चन बताया था कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाला, दो क्वेश्चन मैंने सेम पैटर्न पे अभी तक बताया हुआ है। और तीसरा आप देखो, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, ये मास क्यों, मैस इज अ एडिशनल इंफॉर्मेशन। रैपिड ट्रांसपोर्ट भी लिख सकता था, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट वो भी सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट का गोल मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कैसे हो सकता है भाई। रैपिड ट्रांसपोर्ट बोला, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट बोला, समझ आता। मास रैपिड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, वही मास, मास क्या है, रैपिड ट्रांसपोर्ट भी रहता है, चलो जेनरिक लगता। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, किस लिए, स्टेटमेंट गलत करने के लिए, ये गलत करने के लिए ये आंसर, ठीक है। अब देखो ऐसे अफोर्डेबल हाउसिंग हो गया, हेल्थ केयर हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ये सारी चीज़ें लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है, पर मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, समझा। इस तरीके से पेपर सॉल्व करते हैं, इस तरीके से पैटर्न को समझते हैं, है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो आओ, अब सेम पैटर्न पे एक और क्वेश्चन दिखाते हैं तुमको, ठीक है। देखो स्टेटमेंट 1, इनवाइट्स क्या है, तो इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में जो भी तुम्हारा डिपॉजिट होता है उस पर जो इंटरेस्ट इनकम होता है उसको इनवाइट्स बोलते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इन्वेस्टर इज एग्जेम्प्टेड फॉर टैक्स, ठीक है। टैक्स जो है वो एग्जेम्प्टेड है, मतलब अगर यहाँ इस ट्रस्ट में अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इन्वेस्टर, तो ये इसमें से टैक्स जो है वो टैक्स के लिए एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। आगे पढ़ो, बट द डिविडेंड इज टैक्सेबल, ये क्या है, बट द डिविडेंड इज टैक्सेबल, मतलब टैक्सेबल डिविडेंड जो है वो टैक्सेबल है, और इस तरीके से वो इन्वेस्टर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो एग्जेम्प्ट है। तो ये बट द डिविडेंड इज टैक्सेबल क्या करा है इसने, एडिशन करा है, क्यों, टू मेक द स्टेटमेंट रॉन्ग, आया समझ, टू मेक द स्टेटमेंट रॉन्ग, समझा। तो वही कि ऐसे एडिशन होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है यूपीएससी, ये बट जोड़ेगा कभी, है ना, इस तरीके से। अभी कुछ कुछ देखो, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ना कि जब होगा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो गलत ही होगा, बट होना क्या है कि जब भी कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है ना, तुमको तुरंत अवेयर हो जाना है, ठीक है, तुरंत अवेयर हो जाना है इस चीज़ को लेकर के, भाई यहाँ पे ही कुछ गलत हो सकता है। और यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि भाई देखो इन्वेस्टर का जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन है वो एक्सेप्ट हो रहा है और डिविडेंड टैक्सेबल है, ये कैसे, समझ रहे हो। तो बट जहाँ आए, ऐसी चीज़ जहाँ है, तुरंत आपको अवेयर हो जाना है कि भाई यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और देखो सेम पैटर्न पे मैंने ये चौथा क्वेश्चन दिखा दिया तुमको, समझ रहे हो। तुम इस पैटर्न को से समझ जाते तो 8 मार्क्स यहाँ से और 6 मार्क्स उस पैटर्न से। तुमको कुछ भी नहीं आता है, तुमको कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ तुम्हारे पास लॉजिक है, तो तुम्हारे ये 14 मार्क्स हुए, 14 मार्क्स प्लस। आया समझ, है ना, आ रहा है समझ, बिना कुछ आए। और ये सम वाले क्वेश्चन तो और जोड़ लो, तुम 20 प्लस में हो बिना कुछ आए, 22-25 प्लस, इस तरीके से एज लिया जाता है प्रीलिम्स में, आया समझ। क्योंकि आप केवल नॉलेज से मुश्किल 20 से 25 क्वेश्चन सही कर दोगे, कि नहीं करोगे आपको लॉजिक की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और लोग करते क्या, सिर्फ नॉलेज बिल्ड कर रहे हैं, स्टैटिक पढ़ ले, करंट अफेयर्स पढ़ ले, क्या कर ले, भाई PYQs करो, इस तरीके से पैटर्न को एनालाइज करो, ठीक है। इनवाइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर्स अंडर द
ये तुम्हारा सरफाइसी एक्ट है, सेक्रेटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, ठीक है, उसके अंदर ये रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। तो देखो अब मोस्टली होता क्या है ना कि जहाँ ये फैक्ट दिए होते हैं ना, जहाँ ये एक्ट वैक्ट होता है ना, तो मोस्टली होता क्या है कि वो स्टेटमेंट रॉन्ग होता है। जहाँ ये एक्ट्स दे देते हैं ना, कहीं भी देखना जहाँ ये एक्ट दे देते हैं, ठीक है, कोई ऐसा कुछ ऐसा स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा फैक्ट देते हैं तो वो स्टेटमेंट गलत होता है। बट अब यहाँ क्या हो रहा है कि जब ऐड कर दिया है स्टेटमेंट तो हमने पहले वाले को ऐसे ही गलत मान लिया है, तो यहाँ पे दोनों तो स्टेटमेंट गलत नहीं हो सकता इन चारों में, क्योंकि ये स्टेटमेंट मैंने क्या बोला, ईजी है। तो जब पहला तुमने गलत मान लिया तो दूसरा तुमको सही तो मानना ही पड़ेगा, और दूसरा सही है, समझे। दोनों में से किसी एक को ही गलत मान सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है बट द डिविडेंड इज टैक्सेबल, साफ साफ दिख रहा है कि वो गलत किया करने के लिए उसने स्टेटमेंट जोड़ा हुआ है, समझ रहे। तो यहाँ जो है एक्ट ये सही है, ठीक है। तो उसके कभी भी हार्ड कोर रूल लेके नहीं चलाता है कि भाई कहीं एक्ट दिया हुआ है, कहीं फैक्ट दिया हुआ है तो वो गलत ही होगा। कभी किसी भी चीज़ को हार्ड कोर रूल लेके मत चलो, बस अपने दिमाग को खुला रखो कि आप ये लॉजिकली सोच पाओ, ये चीज़ ये लॉजिकली आप कर पाओ। ये कैसे आएगा, ये प्रैक्टिस के साथ होगा। प्रैक्टिस प्रीवियस क्वेश्चंस एज मच एज पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। द नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या है, तो इन द पोस्ट पैंडमिक रिसेंट पास मेनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैड कैरीड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक्स, ठीक है। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया हुआ है, क्यों, क्योंकि पोस्ट पैंडमिक चीज़ है। पोस्ट पैंडमिक में क्या होता है, बहुत नुकसान होता है, सारी चीज़ें होती है। अब इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है, चलो ठीक है, हम समझ गए कि बहुत सारे इंटरेस्ट रेट ने ऐसा क्या हुआ। जेनेरिक स्टेटमेंट है, मिनी सेंट्रल बैंक्स लिखा हुआ है, जेनेरिक सा स्टेटमेंट है। Central banks generally assume that they have the ability to counteract the rising consumer price via monetary policy means। तो सेंट्रल बैंक को जनरली लगता है कि मॉनेटरी पॉलिसी की को लाइक छेड़छाड़ करके ऊपर नीचे करके, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, तो कंज्यूमर प्राइस राइज को काउंटरैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। दैट्स वाई पोस्ट पैंडमिक रिसेंट मिनी सेंट्रल बैंक वर्ल्ड वाइड हैज़ कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक। उसलिए कितने सारे सेंट्रल बैंक ने क्या करा है कि इंटरेस्ट रेट हाइक करा है। एंड द ई इज आंसर, ठीक है, बहुत क्लियरली बहुत ईजी आंसर है ना, कि बोथ स्टेटमेंट 1 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1, ठीक है। क्यों, सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी, भाई ये सब तुमको वो करना है, कीवर्ड्स हाईलाइट करने हैं, ठीक है। सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी क्या करेगा, तो इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में यही होती है चीज़ें, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट 1, ठीक है, ये भी बहुत इजी गोइंग क्वेश्चन है। कार्बन मार्केट्स आर लाइकली, देखो ऐसे क्वेश्चंस इजी लगते हैं मेरे को, मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो इजी होते हैं, बट उसको देखने का तरीका चाहिए। मेरे को लगता है आज ये आप ये देख करके जाओ ये लेक्चर, आज से आपको भी ईजी लगेंगे, ठीक है। जाना फिर सॉल्व करने बैठना, सब ईजी लगेगा, ठीक है। कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइडस्प्रेड टूल्स इन द लाइट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट वाइडस्प्रेड टूल्स मतलब क्या, कि बहुत सारे टूल्स है जिसमें वन ऑफ द ये भी कार्बन मार्केट भी है। भाई तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, वन ऑफ द, यार बहुत जेनेरिक सा स्टेटमेंट, बहुत जनरल सा स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट 1 तो सही है, स्टेटमेंट 1 सही है, ये डी तुम काट दो अभी सही, स्टेटमेंट 1 तो सही है। देन कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट। अब जो कार्बन मार्केट है वो क्या करता है, जो रिसोर्सेज वो प्राइवेट सेक्टर से स्टेट को भेजता है। ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, अच्छा स्टेटमेंट है। देखो ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। क्या इसमें नेगेटिव क्या है भाई, कार्बन मार्केट है जिसमें रिसोर्सेज जो है वो प्राइवेट सेक्टर स्टेट को शेयर करता है, ट्रांसफर करता है रिसोर्सेज, शेयर करता है रिसोर्सेज टू द स्टेट। इट्स अ पॉजिटिव गोइंग स्टेटमेंट। लेकिन कहीं भी ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता हुआ दिख रहा है, यहाँ कहाँ क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है और ये सब चीज़ों की बात हो रही है, यहाँ पे क्या है, रिसोर्सेज ट्रांसफ़र की बात हो रही है। किसी तरीके से भी साफ साफ दिख रहा है कि दोनों स्टेटमेंट कितने डिफरेंट है, कितने ही डिफरेंट है ना। तो द आंसर इज बी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट एंड 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। ये तो दिख रहा है, लाइक साफ साफ सामने एकदम दिख रहा है आपको ये चीज़, है ना, कि दोनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है, अच्छे स्टेटमेंट है, जेनेरिक स्टेटमेंट है ना कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ना कोई कुछ है, जनरल गोइंग है। लेकिन दोनों का मैच तो बिल्कुल भी नहीं है, जैसे ऊपर था मॉनेटरी पॉलिसी और इंटरेस्ट रेट हाइक वाला, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ स्टरलाइजेशन। इसका आंसर ओपन मार्केट ऑपरेशन है, ठीक है। और ये जो है आपको विवेक सिंह वाली बुक में साफ साफ दिया भी हुआ है। अगर मैं विवेक सिंह पढ़ी है तो मैंने आपको बहुत अच्छे से सब कुछ बताया है किस तरीके से करना है उसको। अब आ जाओ, ये आपका नॉलेज पे हो गया सॉल्व। नॉलेज आपको नहीं है
तो एक बढ़िया चीज़ मैं फिर से आपको बताता हूँ, आ जाओ हिंदी वाला पढ़ो, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक में निम्नलिखित में से किस एक गतिविधि को बंधकरण के एक भाग के रूप में माना जाता है, ठीक है। और द ऑप्शन इज खुला बाजार कार्रवाई। भाई बंधकरण का एक कार्रवाई क्या होगा, तो खुला बाजार, बंधकरण खुला बाजार कार्रवाई। भाई आपको ये इडियोटिक नहीं लगना चाहिए, दिस इज द वे वी सॉल्व इन द एग्जामिनेशन हॉल ब्रो, यही तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। अब आप जो भी सोचो, बट दिस इज द वे यू हैव टू गो थ्रू, ठीक है। आपको हिंदी वाला जो पोर्शन है उससे कितना हेल्प मिलता है मैं ये आपको बता रहा हूँ, है ना। नहीं तो ये तो इजी क्वेश्चन है, तो दिया हुआ है ऑलरेडी विवेक में, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है क्या, खुला बाजार कार्रवाई का संचालन, ठीक है। और कुछ भी देख लो, इससे रिलेटेड भी नहीं है दूर दूर तक, ठीक है। तो यह सिंपल सा क्वेश्चन क्या है कि भारतीय रिजर्व की निम्नलिखित में से कौन सा एक गतिविधि को बंधकरण के एक भाग के रूप में बनाता है, बंधकरण का एक रूप है, तो क्या हो सकता है, खुला बाजार कार्रवाई, है ना, समझे। तो आई गेस यू हैव टू अंडरस्टैंड इट भाई। देखो मैं बहुत ही ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये नहीं आपको पता लगेगी, कोई और आपको नहीं बताएगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को समझना होगा। अगर आप अपने ही प्री कंसीव्ड नोशन के साथ ये वीडियो देखोगे तो फिर आपको हर कुछ ही फिर वो वैसा लगेगा, ठीक है। मैं चाहता तो ये वीडियो यार एक मैं कोर्स लॉन्च कर देता कुछ 12-13 हज़ार रुपये की, और उसमें मैं ये बता देता, शायद वहाँ वो उस चीज़ की वैल्यू भी हो जाती है और रिस्पेक्ट भी हो जाती है। मैं आपको ये इसलिए दे रहा हूँ कि आई वॉन्ट टू ऐड वैल्यू इन योर प्रिपरेशन, ठीक है। आई डोंट थिंक इसको इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है मेरे को, बट दैट्स व्हाट आई वांट। देन कंसिडर द फॉलोइंग मार्केट, गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट और स्टॉक मार्केट। हाउ मेनी अबव आर द इंक्लूडेड इन द कैपिटल मार्केट। इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो कैपिटल मार्केट है, मैंने पहले ही बोला था 4 चीज़ें यहाँ दे रखी है, मतलब चारों तो सही कभी भी नहीं होगा, ये तो आपको समझ गया होगा अभी तक, ठीक है। अब कौन सा है जो कैपिटल मार्केट का पार्ट नहीं है, सॉरी मतलब है, कौन सा है जो कैपिटल मार्केट का पार्ट है, ठीक है। तो ऑल 4 इसका आंसर नहीं है, इतना तो तुम डैम श्योर रहो। अब या तो 3 होगा, 2 होगा या तो 1 होगा, जैसा कि हमने ऊपर देखा था, तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो गया। अब देखते हैं क्या क्या हो सकता है। सो कॉल मनी मार्केट और ट्रेजरी बिल मार्केट ये मनी मार्केट का पार्ट होता है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, तो ये क्या होता है, मनी मार्केट का पार्ट होता है, साफ साफ दिख रहा है, ओनली 2 इज द आंसर। स्टॉक मार्केट जो होता है और गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट तुम्हारा कैपिटल मार्केट का पार्ट है, एंड ओनली 2 इज द आंसर, ठीक है। और कॉल मनी मार्केट और ट्रेजरी बिल मार्केट क्या होता है, ये होता है मनी मार्केट, ठीक है। मनी मार्केट कैपिटल मार्केट विवेक सिंह में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन्ड है। देन आगे आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कंसेप्ट ऑफ स्मॉल फार्म लार्ज फील्ड, ठीक है। देखो किस तरीके से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपको, ये कीवर्ड्स को, इसको बहुत ही ध्यान से समझ करके ही चलना, है ना, इसको मिस नहीं करना, ठीक है। सो स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, अब देखते हैं ऑप्शंस। रीसेटलमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल uprooted from their countries due to war by giving them a large cultivable land which they cultivate collectively and share their produce, ठीक है। फलाना टाइम करने की चीज़ें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया। Many marginal farmers in an area organize themselves into groups and synchronize and harmonize selected agriculture operation, ठीक है। बहुत सारे मार्जिनल फार्मर ऐसा करते हैं। तो स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, ये देखो नाम से भी ऐसा थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, आगे देखते हैं, है ना। Many marginalized farmers in an area together make a contract with their corporate body and surrender their land to the corporate body, अपना लैंड को कॉर्पोरेट बॉडी को सरेंडर कर देंगे, वाह, फॉर अ फिक्स टर्म बाई विच द कॉर्पोरेट बॉडी मेक्स अ पेमेंट ऑफ अग्रीड अमाउंट टू द फार्मर्स। मतलब सुनने में भी कितना डम्ब लग रहा है ये, ठीक है। थोड़ी देर पहले भी प्राइवेटाइजेशन और किसान बिल आया था, इतना प्रोटेस्ट हुआ, तुम सुनने में भी तुमको ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है कि अपना लैंड सरेंडर कर देंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसको पहले ही काट दो। अ कंपनी एक्सटेंड लोन टेक्निकल नॉलेज एंड मार्जिन मटेरियल इनपुट टू अ नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स इन एन एरिया सो दैट दे प्रोड्यूस द एग्रीकल्चर कम्युनिटी रिक्वायर्ड बाय द कंपनी, कंपनी को जो रिक्वायर है वो जो है एग्रीकल्चर जो है कमोडिटी वो प्रोड्यूस कर पाए फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग, उनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ताकि कमर्शियल प्रोडक्शन हो पाए। सुनने में कितना निगेटिव साउंड कर रहा है ये, कितना निगेटिव साउंड कर रहा है ये, ठीक है। और स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड एक पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। और द बी इज द आंसर। मेनी मार्जिनल फार्मर इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ग्रुप एंड सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज सेलेक्टेड एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, ठीक है। तो क्या है,
जनरल स्टेटमेंट। ऐसे ऐसे आंसर्स आप गलत नहीं कर सकते हो, और ऐसी चीज़ें को आप पढ़ते भी नहीं हो कहीं, या आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी बुक में कहीं नहीं मिलेगा ये आपको वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके अपना दिमाग लगा करके इसको सॉल्व करना होगा। है समझ कि कैसे आपको अपने दिमाग का यूज़ करना है, ठीक है, किस तरीके से दिमाग लगाना है, ठीक है। देखो ये भी एक निगेटिव स्टेटमेंट ही है, ठीक है। देन आगे, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर नाइजर सीड्स। नाइजर इज कल्टिवेटेड एज खारिफ क्रॉप। सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूजेज नाइजर सीड ऑयल फॉर कुकिंग, ठीक है। अब देखो, सम ट्राइबल पीपल यूजेज इंडिया, ये सही हो गया, तुमको इतना पता है कि ये तो सही है, नन नहीं होने वाला, इतना पता लग गया। अब तुमको इन दोनों में से कोई एक को देखना है या दोनों को देखना है कि सही क्या है, ठीक है। हो सकता है दोनों सही हो सकता है कोई एक सही हो, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा सिमिलर सा भी नहीं है ना, कुछ ऐसा सिमिलर सा भी नहीं है जो तुम बोल दो कि यार कोई एक सही हो सकता है ना। तो लेट्स रीड इट आउट। तो जब आप एमएसपी पढ़ोगे तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है नाइजर एमएसपी के तौर पे प्रोवाइड करता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नाइजर पे प्रोवाइड करता है। 23-24 क्रॉप से वो जाना, एक बार उसको रीड आउट कर लेना, ठीक है। देन नाइजर इज कल्टिवेटेड एज अ खरीफ क्रॉप इज अ राइट स्टेटमेंट एंड द आंसर इज ऑल 3। अब देखो यहाँ पे बहुत से चांसेस है कि तुम गलत कर सकते हो। अब कहाँ गलत कर सकते हो, तुम ये सोच सकते हो ये सेकंड वाले स्टेटमेंट में, क्योंकि देखो पहला तुमको पता होगा कि मेरे को पता है 23-24 खरीफ वो है एमएसपी वाले क्रॉप से, तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो आप वो पढ़ के जाओगे, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, मेरे को कमेंट में बता देना, आई विल प्रोवाइड इट टू यू, ठीक है। जो चीज़ें जो है आप मेरे को बोलना, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेना। नाइजर इज कल्टिवेटेड इज खरीफ क्रॉप, यहाँ पे आप गड़बड़ कर सकते हो। आप ऐसा सोचोगे कि यार जैद भी हो सकता है, रबी भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप ऐसा सोचो, आप ओनली 2 पे मार करके आ जाओ, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली ओके अगर आपका ये गलत हो भी जाता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कट ऑफ -2 जाएगा, इससे इस क्वेश्चन से कोई फ़र्क नहीं पड़ने का आपके मार्किंग सिस्टम पे, ठीक है। क्योंकि ये यूपीएससी ने दिया ही है क्योंकि ये आप गलत करो, ठीक है। ये गलत होने के बहुत चांसेस होता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि 3 ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट गलत होता ही होता है, और जो ऑल 3 करके आ रहा है उसका कहीं ना कहीं माइंड से उस तरीके से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। या तो आपको नॉलेज है पहले से कि हाँ भाई नाइजर खरीफ है, हमने कहीं पढ़ा हुआ है, तो नॉलेज अगर है तब तो भाई उसका कोई तोड़ ही नहीं है, नॉलेज इज़ द टॉप प्रायोरिटी। बट अगर आप दिमाग लगाओ तो मेरे को नहीं पता है इसका आंसर है, खरीफ भी हो सकता है, रबी भी हो सकता है, ज़ैद भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या गलत हो भी जाए तो कोई इशू नहीं है, इसका आंसर ऑल 3 था, तीनों सही है। तीसरा तो सही है, तो आपको ऑलरेडी पता है। पहला तो नॉर्मल यार एमएसपी पे 23-24 है, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, 28 नंबर आपको बता भी दिया हमने, है ना। ये किस तरीके से होता है, कंसिडर एज इंटेजिबल इन्वेस्टमेंट, है ना। तो जहाँ भी ये 4 ऑप्शन देखे तो आप इतना बस श्योर रहना कि ऑल तो नहीं होने वाला, इसमें गलत तो है, ठीक है। इसमें मैंने दिखाया था तीनों का आंसर सी, है ना, सेम पैटर्न पे। देन अब देखो सेम उस टाइप का ही मैं फिर से दिखाता हूँ। ये देखो ये 5 चीज़ें हैं, ठीक है। कभी ऐसा भी होना 4-5, इसमें भी कभी भी ऑल नहीं हो सकता, ये भी मैं तुमको बता देता हूँ, कभी इसमें ऑल नहीं होगा। 4 से ज़्यादा स्टेटमेंट हैं तो उसमें ऑल नहीं होगा, दैट्स इट। कुछ ना कुछ तो गलत किया ही है। अब आ जाओ देखते हैं क्या है। तो हॉरिजॉन्टल टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन द 15th फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन का तुरंत रिपोर्ट आया था, तो दैट्स वाई दे आज दिस क्वेश्चन। सो यूज्ड हाउ मेनी ऑफ द अबव एज क्राइटेरिया अदर दैन पॉपुलेशन एरिया एंड इनकम डिस्टेंस, ठीक है। सो ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है, ठीक है। सो इसमें क्या क्या है, पहली बात तो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। देन तुम्हारा डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस था, फॉरेस्ट इकोलॉजी था, ठीक है, एंड टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट था, ओनली 3 इज द आंसर, ठीक है। देयर इज नो गवर्नेंस रिफॉर्म और स्टेबल गवर्नमेंट, ठीक है। देन 30th का आंसर मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। सेम वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाला भी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी थी। द नेक्स्ट इज, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भाई बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन था अपने टाइम का ये, लाइक इसका आंसर बहुत डिबेटेबल था। इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है। सो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, तो ये तो क्लियर था कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ तो नहीं है, ये उल्टा है, ठीक। फिर एप्लीकेशन ऑफ लॉ
हो सकता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये भी नहीं है। दैट इज़ क्लियर कि इक्वालिटी बिफोर नहीं है कि लॉ के सामने सब इक्वल है, ये भी नहीं है। ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात कि ड्यू प्रोसेस ये करता है कि जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स हो, जो भी चीज़ें हों, ठीक है, वो फेयर हो, इम्पार्शियल हो, ठीक है, और रीज़नेबल हो। फेयर हो, इम्पार्शियल हो, रीज़नेबल हो। अब कन्फ्यूज़न उसी लिए ये दो जगह आ गया क्या कि फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ भी हो सकता है, ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी हो सकता है। एंड द यूपीएससी रिकमेंडेड द आंसर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, द मोस्ट एप्ट आंसर। इसका आंसर फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ भी हो सकता है, ठीक है, बट फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ क्या होगा? बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा। द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एक क्या है कि बहुत इंक्लूसिव टर्म है, ठीक है। दैट्स वाई दिस वाज द आंसर, यूपीएससी ने दिया था ये आंसर। ये नॉलेज बेस्ड आंसर है, इसमें आप लॉजिक नहीं यूज़ कर सकते। इसमें आप क्या लॉजिक लगा लोगे? आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब पता होना चाहिए, आपको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब पता होना चाहिए, आपको प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब पता होना चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब पता होना चाहिए। तब होता है कि हाँ आपने अच्छे से लक्ष्मीकांत पॉलिटिक पढ़ी है, आपको इन टर्म्स के मतलब बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। ऐसे ही पीवाईक्यूज़ करते, अगर पीवाईक्यूज़ करो आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दिखा, जाओ तुरंत सर्च करो, उसको लिखो, क्योंकि ये क्या है? ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ये हनी बी वाला क्वेश्चन नहीं है। अब देखो हनी बी वाले क्वेश्चन में आप 400 पन्ने का नोट भले ही बना लोगे, बट इसको जाकर के नहीं देखोगे, इसको जाकर देखो, जो देखने की चीज़ है, ठीक है, इस तरीके से होती है एनालिसिस, ठीक है। अभी मैं सारे ईयर की एनालिसिस कर दूंगा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं 22 की, 21 की, 20 की मैं सारी करके दे दूंगा, बट यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, इन इंडिया prisons आर मैनेज बाई स्टेट गवर्नमेंट विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन, ठीक है। तो बहुत ही जनरल सा चीज़ है भाई, प्रिजन जो है वो स्टेट लिस्ट में ही आता है, ठीक है। तो प्रिजन क्या है? स्टेट लिस्ट में आता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। तो प्रिजन आर मैनेज्ड बाई स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, प्रिजन स्टेट लिस्ट में आता है। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, पहले ही पूछ चुके हैं प्रिजन के बारे में, तो ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब द सेकेंड इज, इन इंडिया प्रिजन आर गवर्न्ड बाय द प्रिजन एक्ट 1894 विच एक्सप्रेसली केप्ट इन द सब्जेक्ट ऑफ प्रिजन इन द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। उस समय जो है प्रिजन जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर में रखा गया था, ठीक है। प्रिजन एक्ट 1894 से गवर्न किया जाता है, उसी लिए अभी के टाइम में ये स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सेम सेम, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट है क्या? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और पहले स्टेटमेंट को अच्छे से वो एक्सप्लेन कर भी रही है कि भाई क्यों स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, ठीक है। तो प्रिजन जो है गवर्न किया था एक्ट से, जिस एक्ट से, प्रिजन एक्ट 1894 से, ठीक है। किसके अंडर में रखा गया था? प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर में रखा गया, ठीक है। उसलिए मैनेज कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट करती है, ठीक है, विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन एंड डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन, ठीक है। अब देखो यहाँ एक्ट आया, मैंने क्या बोला कि जहाँ तक मोस्टली एक्ट होता है वहाँ गलत होता है, बट यहाँ भी एक्ट गलत नहीं है। मैं उसी लिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई हार्ड कोर रूल फॉलो नहीं होता है पेपर में, बस आपको अपने दिमाग को खुला रखना है। देखो मेरा दिमाग खुला हुआ है तो मेरे को पता है कि ये स्टेटमेंट सही है और सही से एक्सप्लेन कर रहा है और ये इसका सही आंसर है। अगर आप इस चक्कर में फंस जाइएगा कि ये तो एक्ट है, गलत होगा, ये वो फलना ढिमकाना, तो फिर आप इसी में फंस के रह जाओगे और आप गलत करके आ जाओगे, ठीक है। तो अपने दिमाग का यूज़ करो, अपने दिमाग को खुला रखो, कोई हार्डकोर रूल लेके मत चलो कि भाई फैक्ट है तो गलत ही होगा, ओनली लिखा हुआ है तो गलत होगा। ये क्या होता है भाई? कहाँ देख लिया तुमने? ओनली लिखा है तो गलत होगा, एक्सट्रीम होगा स्टेटमेंट, एक्सट्रीम होगा। भाई क्या होता है एक्सट्रीम? पता है एक्सट्रीम क्या होता है? ओनली लिख देने से स्टेटमेंट एक्सट्रीम हो जाता है। अरे क्वेश्चन के टोन को समझना शुरू करो, टोन को समझो, फिर अंडरस्टैंड करो यार कि ये सही हो सकता है, नहीं हो सकता है। इस तरीके से एनालिसिस होती है, ना कि तुमने कहीं देख लिया भाई ओनली होता है तो गलत ही होता है, ठीक है। अभी आते कमेंट सेक्शन में कितने लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई ये वाला वर्ड है तो ये तो गलत होता ही है। नहीं ऐसे होता है, पहले आप उसका मतलब तो समझो, जानो तो, ठीक है। चलो, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? क्या है चीफ पर्पस? इट डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव फॉर द मेकिंग द नेसेसरी लॉ, इट एनेबल द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड द गवर्नमेंट, बिल्कुल भी नहीं ऐसा है। इट डिफाइंस द लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट, ये सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है, पहले पूछ चुका है ना। क्या है पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? 2-3 बार ही पूछ चुके हैं क्वेश्चन, तो वही दोबारा रिपीट हुआ है। इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। हाँ, चौथा क्या? इट सिक्योर द सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी। देखो ये हो सकता है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता है, बट क्या बोला है? चीफ पर्पज, और अच्छे से हाईलाइट भी किया हुआ है ना। तो चीफ पर्पज इज दिस ओनली, ऐसे तो सभी हो सकता है, ठीक है। चलो, द नेक्स्ट इज, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वॉज वाइडली बिलीव टू बी इनएक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स?
फंडामेंटल राइट्स का जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन को ओवरकम करने वाला कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। ठीक है, देखो फर्स्ट और 44th में डिबेट था। ठीक है, बहुत लोगों ने फर्स्ट भी मारा, बहुत सारे लोगों ने 44th भी करा, और डिबेट इतना था कि यूपीएससी ने क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया। ठीक है, पर द डिबेट वॉज बिटवीन दीज टू। ठीक है, और डिबेट रहना भी चाहिए भाई, बहुत अजीब सा ही लाइक ऑप्शन दे रखा था इन्होंने, तो ये ड्रॉप कर दिया क्वेश्चन। ठीक है, देन कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज़ इन इंडिया। ठीक है, अब देखो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से क्वेश्चन है, तो अब मैं बोलता हूँ ना कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से क्वेश्चन नहीं पूछते, इतने बड़ा चैप्टर है, 10 साल में सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से, वो भी बहुत ईजी क्वेश्चन। देखो कितने ईजी, इंडेक्स से तुम सॉल्व कर लो। द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये सबको पता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तुमको क्या पता है ये है? ऑब्वियसली नहीं है। नेशनल लॉ कमीशन है? नहीं है। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडियल कमीशन नहीं है। द आंसर इज ओनली वन। मैं तुमने कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का सिर्फ इंडेक्स भी देखा हुआ है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे तुम। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, all acts done by him or her in the performance of duties of him or her office of president before the date of decision become invalid। तो सिंपल सा ये बोल रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन इंडिया का जो इलेक्शन है अगर वॉइड कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, ये भी एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, ये सब हाईलाइट करके रखना है। ठीक है, वॉइड कर दिया जाता है तो उसके पहले लिए गए जितने भी प्रेसिडेंट के जो डिसीजंस हैं वो भी नलीफाई हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे। सेकंड क्या, इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट सम लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, इस ग्राउंड पे कि कुछ लेजिस्लेटिव असेंबली हैव बीन डिसॉल्व्ड एंड इलेक्शन आर येट टू टेक प्लेस। ठीक है, इस बेसिस पे कुछ लेजिस्लेटिव असेंबली भाई डिसॉल्व हो गए हैं तो इलेक्शन होना है, तो उस बेसिस पे जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन है वो पोस्टपोन किया जा सकता है। ठीक है, इस पर भाई पॉलिटी एक क्वेश्चन में कोई लॉजिक नहीं चलता है, सिंपल सा बात। इन इकोनॉमी के क्वेश्चन में कोई लॉजिक नहीं चलता है। ये पॉलिटी और इकोनॉमी ये या तो आप पढ़ के जाओ या तो छोड़ दो, नहीं आता तो। ठीक है, इसमें लॉजिक नहीं चलता। अब आगे देखो, आगे बस देखते रहो। व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट विद इन विच ही और शी हैज़ टू डिक्लेयर हिज और हर रेसिडेंट। ऐसा तो कुछ भी नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा, तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो जाता है पहले तो एक स्टेटमेंट गलत हो गया, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, एक स्टेटमेंट गलत हो जाने से क्या होता है, ऑल 3 नहीं होगा, ये आपको पता है। ठीक है, अब आगे देखो, अब क्या हो सकता है, इन दोनों को देख लेते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन पोस्टपोन हो सकता है कुछ लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होने के कारण, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, और दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा लिया गया सारा डिसीजन इनवैलिड हो जाएगा, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। तीनों स्टेटमेंट लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट पूछा गया है, लक्ष्मीकांत ढंग से पढ़ा होगा तुमने तो इसको आराम से करोगे, आंसर इज नन। ठीक है, यहाँ कोई लॉजिक नहीं चलेगा, पॉलिटी और इकोनॉमी में कोई लॉजिक नहीं चलेगा, सिंपल सी बात। तमीज़ से करके जाओ, नंबर लेकर आओगे। पॉलिटी और इकोनॉमी में स्कोर करना बहुत ईजी है। पॉलिटी से 15-16 क्वेश्चन पूछते हैं, इकोनॉमी से 15-16 क्वेश्चन पूछते हैं, आराम से तुम 12-11 इसमें स्कोर कर सकते हो, 11-12 तुम इसमें भी स्कोर कर सकते हो। ठीक है, 40 से 50 नंबर तुम सीधे इन दोनों से उठा सकते हो केवल अपने नॉलेज से, तो अच्छे से इन दोनों को कर लो। ठीक है, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं चलेगा। ठीक है, समझ आया? तो डायरेक्ट लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन है, पढ़ के क्लियर है। ये तो स्टेटमेंट ऐसा एज इट इज़ दिया हुआ है ना, ये स्टेटमेंट एज इट इज़ दिया, ये कोई टाइम फ्रेम लिमिट नहीं है ना, तो गलत करने के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, देन सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, बहुत ईजिली कर लोगे। With reference to the finance bill and money bill, Indian Parliament considered the following statement. When the Lok Sabha transmit the finance bill to the Rajya Sabha, it can amend or reject the bill. पहली बात जान लो, finance bill जो होता है वो ऑर्डिनरी बिल होता है। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल की तरह ही ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो इट इज़ बिल्कुल ही करेक्ट है स्टेटमेंट, बहुत ही सही स्टेटमेंट है। ठीक है, When the Lok Sabha transmit the money bill to the Rajya Sabha, it cannot amend or reject the bill. इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशंस। बिल्कुल सही, मनी बिल के केस में यही होता है कि ना रिजेक्ट कर सकता है ना अमेंड कर सकता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपने पढ़ा है, बहुत ही बेसिक लक्ष्मीकांत। ठीक है ना, मनी बिल के बारे में पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है थीम मनी बिल, पढ़ के जाना। मनी बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछते हैं। 2024 में ही पूछा था, आर्टिकल 110 याद है। इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा देयर इज नो जॉइंट सिटिंग फॉर मनी बिल। ठीक है,
यहाँ तक बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था, बिल्कुल अच्छा था। अब देखना मज़ा आएगा। बट अ जॉइंट सिटिंग बिकम नेसेसरी फॉर फिनेंस बिल। ये बताइए क्या, इनने जोड़ करके फिर स्टेटमेंट को गलत बनाने की कोशिश की है। मैंने बताया था ना, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है। ये मैं छठा क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, सेम पैटर्न पे। इस तरीके से पैटर्न की एनालिसिस होती है। क्या करा है, बट जोड़ करके फिर से एक स्टेटमेंट जोड़ा, ठीक है, और नेसेसरी करके तो इसको एक्सट्रीम ही बना दिया। इसको नेसेसरी करके कि भाई बिकम नेसेसरी फॉर फाइनेंस बिल, मतलब एक्सट्रीम बनाया अलग और एडिशनल इन्फो जोड़ा अलग। क्योंकि यहीं पे जिसको सही करना होता है अगर स्टेटमेंट, तो यहीं पे स्टेटमेंट को एंड कर देता, फिर आगे इसकी कोई मतलब ही नहीं थी। ठीक है, इसका कोई मतलब ही नहीं था, स्टेटमेंट तो बस यहीं तक था। इन्होंने ये जोड़ करके स्टेटमेंट को गलत करा है, और ये 6th क्वेश्चन में बता रहा हूँ। ठीक है, आंसर इज ओनली 2। समझ गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन, वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एन एरिया एज कम्युनिटी रिजर्व। ठीक है, अब आगे देखो, द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच फॉरेस्ट। हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच एरियाज। पीपल ऑफ सच एरियाज आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। पीपल ऑफ सच एरियाज आर अलाउड टू ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वहाँ पे अलाउ कर देते हैं अगर किसी को कम्युनिटी रिजर्व बोल देते हैं। अब देखो आगे, अब देखो ध्यान से, पीपल ऑफ सच एरियाज आर अलाउड, पीपल ऑफ सच एरियाज आर अलाउड। अभी हमने फिर से वही वाला सबसे पहला या दूसरा क्वेश्चन हमको बताया था, क्या सिमिलर, मतलब क्या, कोई एक ही सही होगा इसमें। सिमिलर है स्टेटमेंट तो कोई एक ही सही होगा। ठीक है, सिमिलर देखो मैंने किस तरीके से बिल्कुल हाईलाइट करके आपको बता दिया। ठीक है, अब तो गलत नहीं होना चाहिए। चौथा पांचवा क्वेश्चन कर रहे हैं सेम पैटर्न पे, तुम देख लो इसमें क्या कौन सा लॉजिक चाहिए अब। ठीक है, तुमने आराम से एलिमिनेट करा, कोई एक ही सही होगा, ये तुमको पता है। ऑल 4 नहीं होने वाला, ये यहाँ तक तुम पहुँच गए। ठीक है, सेकेंड पढ़ो, हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सर्च एरिया। कम्युनिटी रिजर्व है भाई, तो हंटिंग नहीं होगा भाई। हंटिंग देखो क्या है, एक निगेटिव चीज़ है। ठीक है, हंटिंग निगेटिव चीज़ है ना। तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखा हुआ है क्या, कि हंटिंग अलाउड नहीं होगा। हंटिंग अलाउड नहीं होती, पॉजिटिव चीज़ है, अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ तो हमेशा सही होती है ना। तो अच्छी चीज़ हमेशा सही होती है। तो इसमें से हमने एक स्टेटमेंट निकाली, हमको नहीं पता है कि आगे की चीज़ तो हम पढ़े भी नहीं रहे हैं क्या लिखा हुआ है। हमने देखा भाई सिमिलर स्टेटमेंट है, एक सही होगा। हमने हंटिंग देखा, अच्छी चीज़ है भाई। देखो कितनी बेसिक सोच के साथ हम चल रहे हैं, कुछ बड़ा आपको सोचना ही नहीं है, लाइक बहुत नॉर्मल थॉट्स के साथ बस आपको चलना है। ठीक है, द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम्स द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच फॉरेस्ट। ठीक है, बहुत ही बड़ा फैक्ट है, बहुत ही बड़ा फैक्ट है। ये चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है कम्युनिटी रिजर्व कर देंगे डिक्लेयर, तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन क्या बन जाएगा, उस अथॉरिटी बन जाएगा, लाइक गवर्निंग अथॉरिटी हो जाएगा उस फॉरेस्ट का। ये लिख रहा है, मतलब कम्युनिटी रिजर्व क्या कर दिया, फिर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को गवर्निंग अथॉरिटी बना देंगे, मतलब लिटरली। तो ओनली 2 इज़ द आंसर। ओनली 2 हमने कैसे निकाला, पहले एक से इससे सिमिलर स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, सिंपली सॉल्व हो गया। इस तरीके से सॉल्व करना है। अब इस तरीके से आप बैठोगे आपको कुछ समझेगा ही नहीं कि भाई कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन कौन पूछता है। बट यूपीएससी चाहता नहीं, यूपीएससी बस चाहता है तुम इस पैटर्न को पकड़ लो। इस पैटर्न को तुम कैसे पकड़ोगे पता है कैसे, अपने पीवाईक्यूज़ को रेगुलरली सॉल्व करके। पीवाईक्यूज़ सॉल्व करके ही तुम इसको पकड़ पाओगे इस पैटर्न को। देन विद रेफरेंस टू शेड्यूल एरियाज इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Within a state, the notification of an area as scheduled area takes place through an order of the president. ठीक है, प्रेसिडेंट के ऑर्डर से जो है वो नोटिफिकेशन जाता है। द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल एरिया इज डिस्ट्रिक्ट एंड द लोएस्ट, लार्जेस्ट क्या है डिस्ट्रिक्ट, एंड द लोएस्ट क्या है विलेज इन द क्लस्टर ऑफ विलेज इन द ब्लॉक क्लस्टर ऑफ विलेजेस। द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट, जो चीफ मिनिस्टर है कंसर्न स्टेट का, रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू द यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज इन द स्टेट। ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है, आपको पढ़ के ही पता लग रहा है कि भाई उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर तुमको यूनियन होम मिनिस्टर को रिपोर्ट देगा, एनुअल रिपोर्ट और ये सारी चीज़ें पढ़ के ही पता लग रहा है कि भाई गलत स्टेटमेंट है ये। ठीक है, बहुत सारा फैक्ट एक तो दिया हुआ है और गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है, गलत चीज़ है ना। तो थर्ड तो गलत है, इतना श्योर हो गया। तो ऑल 3 तो आंसर नहीं होने वाला, या पहले ही काट के रख दो। ठीक है, अब पढ़ो आगे। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हर साल ही पूछते हैं विद इन अ स्टेट, जो नोटिफिकेशन होता है शेड्यूल एरिया किसके ऑर्डर से होता है, प्रेसिडेंट के ऑर्डर से होता है, हर साल ही आता है। ठीक है, तो इसमें ये तो सही है, ये तो श्योर है। लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्या होगा,
तो तुम्हारे होगा डिस्ट्रिक्ट। लोएस्ट क्या होगा, तो क्लस्टर ऑफ विलेज इन दी ब्लॉक, एक ब्लॉक में जो भी जितने भी विलेजेस आते हैं वो तुम्हारा लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होगा। ठीक है, कुछ भी मेरे को इसमें गलत नहीं लग रहा है, ना कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन ऐसा लग रहा है बहुत ऐड ऑन हुआ है वैसा कुछ, तो ओनली 2 इज़ द आंसर। जो गलत स्टेटमेंट था वो तुरंत पकड़ में आ गया कि द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू द यूनियन होम मिनिस्ट्री। भाई यूनियन होम मिनिस्ट्री को क्यों करेगा, ठीक है। और पहली बात तो चीफ मिनिस्टर नहीं, गवर्नर जो होता है वो देख रेख करता है, ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर नहीं सबमिट करता है रिपोर्ट, ठीक है। फिर आगे देख लो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड इन सम जजमेंट दैट, इन सम जजमेंट लाइक कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं, इन सम जजमेंट दैट रिजर्वेशन पॉलिसी मेड अंडर 16(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वुड बी लिमिटेड बाई आर्टिकल 335 फॉर मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी इन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो मतलब कहने का मतलब है किसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है भाई कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी में इश्यूज आती हैं, ऐसा कुछ होता है, तो वहाँ तक लिमिटेड है आर्टिकल 16(4) के बारे में पता है ना, अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब आर्टिकल 35 को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब एक और नई चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि देखो कहीं भी ऐसा दिया हो ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, वहाँ पे 99% ऑफ द चांसेस है कि ये जो स्टेटमेंट है वो गलत होगा। जहाँ पे दिया हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, 99% ऑफ द चांस ये स्टेटमेंट गलत होगा ही होगा। ये इसीलिए स्टेटमेंट दिया है, ये यूपीएससी का पैटर्न है। जाओ पुराने पेपर देख लो, मेरे पे भरोसा नहीं है तो, ठीक है। तुम बोलते हो हैंडसेट लॉजिक, भाई हैंडसेट नहीं है। अगर तुम इसको पढ़ के जाओगे तो अगली बार जब क्वेश्चन आएगा तो एग्जामिनेशन हॉल में तुम्हारा दिमाग चलेगा। एग्जाम हॉल में बैठ के पैनिक इसलिए इंसान करता है कि तुम प्रैक्टिस करके कुछ मत जाओ और तुम सोचो कि सब कुछ ही कर लो, फिर आके यहाँ कमेंट सेक्शन में बोलो हैंडसेट लॉजिक है ना। तो समझो इस चीज़ को कि जहाँ ये डिफाइंस वाली चीज़ आएगी, जहाँ पे लिखे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, वहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो जाता है सिंपली, ठीक है। तो अब 2022 में तो मैं 4-5 क्वेश्चन ऐसे दिखा दूंगा, 21 में 2-3 क्वेश्चन दिखा दूंगा, तुम बोलना अगर तुमको ज़रूरत होगा, आई विल सॉल्व इट फॉर यू, ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा एनालिसिस। तो स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, सी इज़ द आंसर, ठीक है। स्टेटमेंट 2 सीधे गलत हो गया। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, मैं श्योर हूँ कि आप कर ले जाओगे, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वॉज धन्य कटका which flourishes as a prominent Buddhist center under the Mahasangikas located? आंध्रा, गंधार, कलिंगा, मगध। मैं बताऊं प्योर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगेगा। अगर आता है करो, नहीं आता है तो लीव इट। सिंपल भाषा में आता है करो, नहीं आता है छोड़ दो, कुछ लॉजिक नहीं लगेगा। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, एंशियंट हिस्ट्री का, वो भी गलत करके आ जाओगे, वरना सिंपली तुम गलत करके आ जाओगे। क्यों? क्योंकि मैं गलत करके आ चुका हूँ, ठीक है। मैंने यही करा था कि हिस्ट्री के क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, सिंपल सी बात, ठीक है। मैंने क्या करा कि भाई गंधार, आंध्रा का तो हमने नहीं सुना था कि भाई आंध्र में भी एक बुद्धिस्ट का ऐसा कुछ है। हमने सुना था चलो गंधार, कलिंगा, मगध, ये तीनों तो रिलेटेड है बुद्धिस्ट से, हमने कलिंगा पे आँख बंद करके मार दिया। लेकिन नहीं, आंसर वॉज आंध्र, ठीक है। तो मेरे को छोड़ देना चाहिए था, बट क्या किया मैंने, फालतू का दिमाग लगाया, फालतू का ओवर थिंक करना शुरू कर दिया हमने, है ना। तो हमने गलत किया यार, मैं बता रहा हूँ, तो तुम मत करो। ऐसा क्वेश्चन है, डायरेक्ट है, नहीं आता छोड़ के आगे बढ़ो, ठीक है। विद रेफरेंस टू द एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, नो नॉट एट ऑल, ठीक है। अपन नितिन सिंघानिया ही पढ़ते हैं, तुम्हारा ये आर्ट एंड कल्चर की जो बुक है उसमें भी, और जो मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड करी है उसमें भी ये दिया हुआ है कि स्तूपा जो है बुद्धिस्ट ओरिजिन नहीं है। इवन मेरे आर्ट एंड कल्चर के नोट्स में भी ये गिवन है, ठीक है। आप बोलोगे तो मैं अपने आर्ट एंड कल्चर के नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो बुद्धिस्ट ओरिजिन जो है स्तूपा का वो नहीं है, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। स्तूपा वॉज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रिलिक्स, बहुत ही जेनरिक सा स्टेटमेंट। स्तूपा वॉज अ वोटिव एंड कमोडेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, बहुत ही बेसिक सा स्टेटमेंट, ओनली 2 इज द आंसर, ठीक है, बहुत बेसिक सा है, ठीक है। बस यूपीएससी चाहता था कि आपको ये पता है कि नहीं, बस ये चेक करना था उसको, स्टेटमेंट 1, और कुछ उसको चेक नहीं करना था, और तुमने वहाँ कर लिया तो सब कर लिया। विद रेफरेंस टू द एंशिएंट साउथ इंडिया, कोरकई, पुम्पुहार, मुचीरी वर नोन एज, तो आंख बंद करके पोर्ट्स, क्यों पोर्ट्स, फिर से मैं बता रहा हूँ, कॉइन्स, ये क्या है, ये है आपके थीम्स। जहाँ दिखे ये आपको स्टेटमेंट में,
सीधे आंख बंद करके टिक मारो। 24 में भी हमने बताया था, 2024 के एनालिसिस में जाना देखना, पोर्ट्स दिख जाए, कॉइन्स दिख जाए, तुरंत आंख बंद करके सही करो। लैंड क्या है, थीम है, लैंड दिख जाए सीधे टिक मारो। ये टर्म वाले क्वेश्चन में पोर्ट्स, कॉइन्स, लैंड टिक मारो, ठीक है। वैसे मेरे पास एक और सोर्स है, वो भी मैं सोर्स कवर कराऊंगा, जहाँ से ये सारी चीज़ें बहुत ईजिली कवर कर लो, ठीक है। आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पे ही मैं सब कुछ ही कराऊंगा, ठीक है, कि जहाँ से आप बहुत ईजिली जो ये चीज़ें कवर कर सकते हो, ठीक है, बहुत ही आराम से, जहाँ पे सब कुछ ये पोर्ट्स, लैंड और ये सारी चीज़ें दी रहेंगी, और वहाँ से क्वेश्चन पूछता है 100% श्योर हूँ मैं। तो पोर्ट्स, कॉइन्स और लैंड्स। देन अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द प्रैक्टिस ऑफ वत्ता किरतल एज मेंशन इन संगम पोएम। संगम पोएम में जैसा कि मेंशन है, ठीक है। द ऑप्शन इज किंग एम्प्लॉइंग विमेन बॉडीगार्ड, लर्नड पर्सन असेंबलिंग इन रॉयल कोर्ट्स टू डिस्कस रिलीजियस एंड फिलोसफिकल मैटर्स, यंग गर्ल्स कीपिंग वॉच ओवर द एग्रीकल्चर फील्ड एंड ड्राइविंग अवे बर्ड्स एंड एनिमल्स, किंग डिफीटेड इन अ बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाई स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ। तो वत्ता किरतल जो होता है वो ये होता है, A king defeated in the battle committing ritual suicide by the starving himself to the death। अब ये क्या है, अब देखो ये टर्म है एक, अब इस टर्म पे तुम कहाँ से लॉजिक लगा लोगे, क्यों लॉजिक लगा लोगे, ये पूरा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। अभी पता है ना, देखो जिस तरह मैं लॉजिक का बताता भाई यहाँ ये लॉजिक लगा लो, यहाँ इस तरीके से हो जाएगा, अब यहाँ पे नॉलेज लग रहा है, वहाँ पे जबरदस्ती का मैं नॉलेज आपको नहीं बताऊंगा। लॉजिक जो बता रहा है वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। अगर कोई इस क्वेश्चन पे भी अगर कोई आपको लॉजिक बता रहा है और आपको सोर्सेज गिना रहा है कि इस सोर्स से पूछा, उस सोर्स से पूछा, और जाके उस सोर्स पढ़ रहे हो, तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आओ, अपना वक्त बर्बाद मत करो, ठीक है, अपना वक्त मत बर्बाद करो, बहुत कीमती है। क्योंकि ऐसी जगह दो जहाँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, यहाँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है। वैसे मेरे पास एक सोर्स है, वहाँ पे ये सारे टर्म्स जो है गिवन है, मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। आप मेरे को बताना, आई विल डू इट फॉर यू। Then the next question, consider the following dynasty: Hoysala, Gandawala, Kakatiya and Yadava. How many of the above dynasty established their kingdoms in early 8th century AD? Early 8th century AD में किसने अपना किंगडम इस्टेब्लिश कर लिया था? भाई यादवास तो मेरे को पता था ये चीज़, जब मैं एग्जामिनेशन में था यादवास में श्योर था कि ये तो भाई खिलजी के टाइम में था, ठीक है। यादवास हमको याद है, अलादीन खिलजी के टाइम में था, तो आई एम डैम श्योर कि यादवास तो नहीं है। अब होयसाला, गाहदवल और काकात्या, तो अर्ली 8th का तुम सोचो, उसमें हर्षवर्धना चल रहा था ना, उस समय के आसपास की डायनेस्टी सोचो, तो होयसाला, गादावला और काकात्या ये बहुत लेटर डायनेस्टीज़ है। 8th सेंचुरी के आसपास तो इनका नामो निशान भी नहीं था, ठीक है। तो द आंसर वॉज नन। अब फिर से मैं सेम चीज़ बोल रहा हूँ कि इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। आता है करो, नहीं आता है दिमाग मत लगाओ, कोई दिक्कत। जो देखो अगर 100 क्वेश्चन है तो मैं आपको बता दूँ, आपको 85 to 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। जो 5-10 क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं ना, 10 भी नहीं, 5-6 क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं, यही क्वेश्चन होते हैं जो छोड़ने वाले होते हैं। आप इन्वायरमेंट, पॉलिटी के क्वेश्चन छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो नहीं छोड़ना चाहिए आपको, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। बट ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको छोड़ने होते हैं, नहीं आता तो। और अगर अपना दिमाग जैसे आप लगा सकते हो, जैसे मैंने अभी लगाया कि भाई यादवास तो नहीं है, ऐसे याद करके, तो मेरे को पता था यार कि इसका आंसर नन है, लाइक आई न्यू इट। क्यों? क्योंकि मेरे ना टाइमलाइन एकदम रटी हुई है, टाइमलाइन मेरे को एकदम ज़ुबान पर रटा हुआ है। जाओ तुम टाइमलाइन देखो, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद रेफरेंस टू द एंशियंट इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग पेयर: देवी चंद्रगुप्तन बिल्हानम, हमीरा महाकाव्य, न्याय चंद्रसूरी, मिलिंद पन्ना, नागार्जुन और नीति वाक्य मृत, सोमदेव सूरी। कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच कर रहा है? देखो अब यहाँ यूपीएससी से क्या चाहता है, देवी चंद्रगुप्तन सब लोग पढ़ता है, देवी चंद्रगुप्तम सब लोग ही जानते हैं, सब लोग ही पढ़ता है। किसने लिखा है देवी चंद्रगुप्तम? विशाखा दत्त ने लिखा है, ठीक है, विशाखा दत्त ने लिखा है। गुप्ताज के बारे में है, बिल्हाना तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। मिलिंद पन्नू सबको ही पढ़ता है, सबको ही पढ़ता है। किसने लिखा है? नागार्जुन ने। किसने लिखा है? नागसेन ने लिखा है, याद है, बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन, नागार्जुन ने लिखा है ना। तो ये दोनों नहीं होने वाला है, ठीक है। और वही यूपीएससी चाहता था कि आप इन दोनों को छाड़ दो। द आंसर वाज ओनली टू। ओनली टू मतलब क्या? ये और ये, ठीक है, जिसके बारे में कोई जानता भी नहीं। सिर्फ अगर आप इन दोनों को निकाल दिए 1 और 3 को, तो आप 2 ऑप्शन के साथ बचे, है ना। और ओनली 2 इज द आंसर, वही दोनों सही आंसर है ना। और ये दोनों को जानबूझ करके गलत डाला हुआ है। तो देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त ने लिखी है, मिलिंद पन्ना जो है नागसेन ने लिखी है, ठीक है। हमीरा महाकाव्य और नितिव्य काव्य मित्र जो है, नितिव्य काव्य मित्र जो भी है, ये जो है तुमको जैन बुक्स है, ठीक है,
जैन बुक से, ठीक है। सॉरी इफ आई प्रोनाउंस्ड इट रॉन्ग। देन souls are not only the property of animal and plant life but also the rocks, running water and many other natural objects not looking at living by other religious sects, ठीक है। अब जहाँ आ गई बात सोल की तो आंख बंद करके मारना है जैनिज्म पे, बात खत्म, आगे कुछ सोचना ही नहीं है। जहाँ सोल की बात आई वहाँ जैनिज्म। पहले यूपीएससी बार बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है, बहुत बारी पूछ चुका है, ठीक है। तो सीधे हमने सोल को हाईलाइट करा और मार दिया टिक। अब आगे, Who among the following rulers of the Vijayanagar Empire constructed the large dam across the Tungabhadra river and the canal dam aqueduct several kilometers? Canal come aqueduct several kilometers long from the river to the capital city, ठीक है। इसका आंसर है देवराय वन। देखो अब मैं तुमको बताता हूँ, देवराय जहाँ दिखे ऑप्शन में टिक मार दो, विजयनगर जहाँ दिखे ऑप्शन में टिक मार दो। क्यों? क्योंकि ये थीम है, हर साल क्वेश्चन पूछते हैं इससे। विजयनगर, कृष्णदेवराय, देवराय ये कहीं दिखे सीधे आंख बंद करो टिक मारो, सही होगा। 24 में मैंने सेम करा है, 23 में मैंने सेम करा है, 22 में मैंने सही करा है, ठीक है। तो ऑप्शन में विजयनगर एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, हर साल क्वेश्चन पूछते हैं विजयनगर एम्पायर से, बहुत इंपॉर्टेंट थीम, लाइक इट इज़ मस्ट, ठीक है। देन हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मिडाइवल गुजरात सरेंडर्ड ड्यू टू पोर्तुगीज? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम के फर्स्ट पेज पे दे रखा है ये। फर्स्ट मतलब जो चैप्टर शुरू होता है सेकंड पेज, उसमें फर्स्ट पेज में दिया हुआ है बहादुर शाह, ठीक है। बहादुर शाह ने ये करा था, ठीक है। अपने नाव पे बुला करके गुजरात के रूलर को मरवा दिया था इसने, है ना, नाव पे अपने इनवाइट करके, है ना। ब्रिटिशर्स ने बहादुर शाह को नाव पे इनवाइट किया था, उसको मरवा दिया था, ठीक है। देन by which one of the following acts was the Governor General of Bengal designated as the Governor General of India? कौन सा ऐसा एक्ट है जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया? तो इट वाज चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833। बहुत ही इजी स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी था, ठीक है। चलो आज हम यहीं तक करेंगे 50 तक। नेक्स्ट लेक्चर में आगे जो बचा हुआ है वो भी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही जल्दी चाहिए तो कमेंट में बताना मेरे को। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं सारे PDF और हर कुछ ही प्रोवाइड करा दूंगा आपको, सारे वहाँ मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, सब कुछ प्लान मिल जाएगा, डेली टारगेट्स वहाँ मिल जाएंगे, हर कुछ ही मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल जाना और डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर करना एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। बाय बाय, ख्याल रखो।